हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। आप सबका लेजेंडरी फिजिक्स बाय नवाज के इस धमाकेदार प्लेटफॉर्म पे स्वागत है गाइस। आज हम लोग मैग्नेटिज्म एंड मैटर के ऊपर जो पीवाईक्यूज है, यानी कि जो बोर्ड में पूछने वाला पीवाईक्यूज है, उसके ऊपर एक वीडियो लेके आए हैं फाइनली। इसमें हम लोग 8 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये थर्ड वीडियो है भैया, थर्ड वीडियो। अरे भाई, इससे पहले 2 और वीडियो था। एक वीडियो जो था वो मतलब मैग्नेटिज्म मतलब 1 शॉट वीडियो हम लोग 2 किए थे, हालांकि उसको 1 शॉट नहीं बोलेंगे, वो बहुत डिटेल्ड वीडियो था। 2 वीडियोज है जिसमें हम मैग्नेटिज्म एंड मैटर को डिटेल में डिस्कस किए हैं। उसमें सिर्फ सारा थ्योरी जो है, कंप्लीट थ्योरी, जो कि इस साल का सिलेबस के हिसाब से है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ सीबीएसई, और जो नीट का भी, मतलब नीट में भी तो ऐसा ही हो रहा है ना, मतलब कि मैक्सिमम पार्ट उसी से आ रहा है। हाँ, लेकिन उसमें क्वेश्चंस का लेवल ऑब्वियसली यार बहुत अलग है, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो वीडियो है ये सिर्फ पीवाईक्यूज हम 8 क्वेश्चन जो बनवा रहे हैं, और ये गारंटी दे रहे हैं इस बात का हम कि इसी 8 में से कोई ना कोई कॉन्सेप्ट का सवाल जरूर आएगा। और हम यहाँ पर रिसेंटली भी जो भी क्वेश्चन पूछा गया था उसको भी इन 8 सवाल में कंक्लूड कर दिए हैं। आपका ये 8 क्वेश्चन, 8 एक न्यूमेरिकल भी इसमें हम लिए हैं और एमसीक्यूज भी लिए हैं, और असर्शन हम नहीं लिए हैं इसमें, लेकिन इन 8 क्वेश्चन के अलावा बाहर कॉन्सेप्ट पर्टिकुलरली इस चैप्टर में तो नहीं जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग और वीडियोस लाते रहेंगे, मतलब कि न्यूमेरिकल के लिए अलग से ऐसे हम लोग वीडियो प्लान कर रहे हैं। ये हम लोग अभी मैग्नेटिज्म मैटर का कर रहे हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए, यानी कि जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले 8 क्वेश्चन और उसके साथ साथ उसका सॉल्यूशन हैंड रिटन वो चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल लेजेंडरी फिजिक्स नवाज में जाकर के उसको देख सकते हो। और इस चैनल को आप अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, सब्सक्राइब। लेजेंडरी फिजिक्स नवाज में जाकर के आप इसका पीडीएफ हैंड रिटन सॉल्यूशन जो भी हम डिस्कस करेंगे 8 क्वेश्चन, वो आपको मिल जाएगा, है ना, अभी जस्ट उसमें अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ जाके ले सकते हो। और बाकी जो भी 1 शॉट वीडियो का जो भी हम नोट्स हैंड रिटन बनाते हैं वो उसी में अपलोड हो जाता है, मतलब जैसे वीडियो आता है उसी के साथ साथ। तो आइए गाइज, हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी बकैती के। तो आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, चलिए। तो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा। रात का बज रहा है 9:30, और जिस समय बाबू और सोना लोग बकैती कर रहा होगा, हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, है ना। ये मेरा एक दोस्त है, वो भी कर रहा होगा, तो उसको हम ये वीडियो जरूर शेयर कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि द ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल इज -4.29 × 10⁻⁶। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है वो किस ईयर में आया था वो हम आपको बता देते हैं। ये क्वेश्चन आया है 2000 सीबीएसई में आया है, 2014 में आया है, ठीक है, 2014 है ना, 2014 का ये क्वेश्चन है, 2014। और इसमें ये बोल रहा है कि एक मटेरियल है मैग्नेटिक, यहाँ पर हम सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये नहीं कि सिर्फ सवाल को टिक करके आगे बढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट भी एक एक समझाते हुए चलेंगे। और जिसको इसका डिटेल वीडियो देखना है, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, मतलब 1 शॉट वीडियो का अभी जो हम रिसेंटली बनाया है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ से जाके आप डिटेल में सारा थ्योरी पढ़ सकते हैं, मतलब इस चैप्टर को पूरे तरीके से 100% क्लियर कर सकते हैं। एक्चुअली ये वीडियो बैक बेंचर जो है उसको भी अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर जो पूरा साल नहीं पढ़ा है उसको भी, तो यहाँ पर बोला है कि जो ससेप्टिबिलिटी है, ससेप्टिबिलिटी क्या होता है भैया, तो पहले ससेप्टिबिलिटी पता होना चाहिए। ससेप्टिबिलिटी का होता है, मतलब होता है कि कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड को लेके कितना सीरियस है, कितना प्यार करता है मैग्नेटिक फील्ड को लेके, कितना बढ़िया रिलेशन है उसका मैग्नेटिक फील्ड से, कितना बढ़िया रिलेशनशिप है, जो कि आपका नहीं है, ठीक है। खैर, तो यहाँ पर हम लोग 3 मटेरियल लेंगे। सर कौन कौन सा 3 मटेरियल? एक होता है डायमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, और एक होता है, अच्छा, ये जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है इसका जो ससेप्टिबिलिटी होता है नेगेटिव होता है। नेगेटिव होता है क्योंकि यहाँ पर भाई साहब ये नफरत करता है मैग्नेटिक फील्ड से, है ना, नफरत करता है ये मैग्नेटिक फील्ड से, इसलिए इसका जो ससेप्टिबिलिटी होता है वो नेगेटिव होता है। फिर इससे थोड़ा बड़ा जो ससेप्टिबिलिटी होता है, ससेप्टिबिलिटी मतलब कि कितना प्यार है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो ये जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, मतलब डायमैग्नेटिक मटेरियल, वो बिल्कुल प्यार नहीं करता है मैग्नेटिक फील्ड से, इसलिए नेगेटिव होता है उसका। अब जिसको ये चीज़ पता होगा कि इसका नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव देख के वो फट से कौन सा ऑप्शन मार देगा, डायमैग्नेटिक, ठीक है। लेकिन हम बाकी सारा भी बता देंगे कि ये सब कब होता, ऑल ऑफ दीज तो कभी होगा नहीं। अच्छा, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी ऑप्शन को टिक कर रहे हैं तो ये क्लियर होना चाहिए कि बाकी सारा गलत क्यों है। अगर ये आपको क्लियर नहीं है बाकी सारा गलत क्यों है, तो फिर गलती हो सकता है, गलती होने का चांस रहेगा ये एमसीक्यू में। अगर आपको ये नहीं पता है कि कौन सा गलत होगा, मतलब बाकी सारा भी चेक करना है भाई, ये नहीं कि जो सही दिखा उसको मार दिया और आगे बढ़ गए, ठीक है। अगर वैसा आप कर रहे हैं मतलब आपको कॉन्सेप्ट में आपको खुद भी शक है कि क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। खैर, तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं जो ससेप्टिबिलिटी होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, वो पैरा का बड़ा होता है, और उससे भी बहुत 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 बड़ा किसका होता है, ससेप्टिबिलिटी फेरोमैग्नेटिक का। क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के साथ क्या होता है, बहुत ज़्यादा सीरियस रहता है प्यार को लेकर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड से
से कुछ ज़्यादा ही प्यार करता है। तो आप इसमें लिख सकते हैं, अच्छा इसका जो ससेप्टिबिलिटी होता है यानी कि पॉजिटिव होगा लेकिन छोटा होगा, पॉजिटिव एंड स्मॉल। मतलब जैसे इसका ससेप्टिबिलिटी होगा 0 पॉइंट, मतलब 0 पॉइंट नहीं, मतलब इसका ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव और छोटा होता है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि 10 होगा, 5 होगा, ऐसे कुछ होगा ससेप्टिबिलिटी पैरा का, ठीक है। और इस ये कहता है मैग्नेटिक फील्ड से प्यार करता है मैग्नेटिक फील्ड से, इसीलिए ये मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होता है। मतलब जैसे मान ले भाई कि ये अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन है तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस से ऐसे जाता है, ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर दूर भागेगा। और वही यहाँ पर अगर हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ले लें तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हुए गुजरेगा। ये हुआ तेरा पैरामैग्नेटिकली, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसकी तरफ जाएगा। और वही हम बात कर ले फेरो का, ये तो भाई साहब एकदम सीरियस रहता है, मतलब इसमें तो बेइंतहा मोहब्बत होता है, बेइंतहा मोहब्बत होता है किससे? मैग्नेटिक फील्ड से। मतलब इतना प्यार करता है मैग्नेटिक फील्ड से कि इतना प्यार करता है कि इतना भी क्या प्यार करता है कि मतलब इसकी बंदी बेवफा भी निकल गई, ये खुद आंख से भी देख लिया कि वो बेवफा है, तब भी उसको नहीं छोड़ेगा वो तो खैर, लेकिन थोड़ा सा बिहेवियर बदल जाएगा, वो थोड़ा मतलब कम हो जाएगा प्यार। हाँ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड से बेइंतहा मोहब्बत करता है। तो अगर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हम लोग ले लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे नहीं जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एकदम ऐसे गुजर के, एकदम सट के इंटरसेक्ट कर देगा, बर्बाद कर देगा अपने आप को, लेकिन एकदम इसी से गुजरेगा, एक भी फील्ड ऐसे दूर नहीं जाना चाहिए, इतना अट्रैक्शन होता है। तो ये हुआ एक्चुअली इसका ना साई का, जैसे हम बात करें इसका एग्जांपल होता है, इसका जो साई होता है ना जनरली 1000 का रेंज में जाता है। मतलब कि या तो ये 1000 से बड़ा रहेगा इसका साई, 1000 से छोटा नहीं होगा, या तो 1000 के बराबर होगा या तो 1000, लेकिन मतलब हज़ारों का रेंज में जाता है, थाउजेंड्स में जाता है। इसका जो प्यार होता है वो थाउजेंड्स में, इन लोग का तो 1 2 3 4 होगा साई का वैल्यू, और इसका तो भाई साहब नेगेटिव होता है, -0.005 ऐसे कुछ होता है ना, नेगेटिव होता है इसका हमेशा साई, मतलब कि 0 से छोटा है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप स्मॉलर देन जीरो। तो ये पूरा स्मॉलर देन जीरो, तो ये पूरा डिस्कशन हुआ इस क्वेश्चन को लेते हुए, ठीक है। तो आप देखिए डायमैग्नेटिक क्यों होगा, क्योंकि देख भाई ये जो तेरा दिया हुआ है, ये साई जो दिया हुआ तेरे को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर हम लिखते हैं, ठीक है। इसका वैल्यू जगह ही नहीं बचा भाई, चल इसको लिखते हैं यहाँ पर मिटा के। यहाँ पर जो हमको सवाल में साई दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, साई का वैल्यू दिया हुआ -4.2 × 10⁻⁶। जैसे ही ये माइनस दिख गया हम समझ गए कि भाई साहब कौन सा होगा, डायमैग्नेटिक, क्योंकि डायमैग्नेटिक ही नफरत करता है तो उसका नेगेटिव होता है। तो हो गया आंसर, बस ससेप्टिबिलिटी जहाँ भी लिखे नेगेटिव पॉजिटिव ये देखना है और मार देना है। अब ये चीज़ अगर आप याद करते हैं तो आगे का भी जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको बहुत हेल्प करेगा, ये तो याद रखना आपको ये। अच्छा, नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो साई होता है इसका कोई एसआई यूनिट नहीं होता है। देख भाई कहाँ कोई एसआई यूनिट है, यहाँ भी साई का वैल्यू दिया, कोई एसआई यूनिट नहीं है, क्योंकि साई जो होता है वो सिर्फ ये बताता है कि कितना उसका जो वैल्यू होता है ना साई का, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, बहुत बड़ा होता है, उसी से हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल है वो। मतलब साई का वैल्यू से बस मैग्नेटिक मटेरियल का आइडेंटिफिकेशन होता है, उसका कोई एसआई यूनिट नहीं होता है। क्योंकि साई का एक ऐसा फॉर्मूला भी होता है जो हम थोड़ा देर में यूज़ भी करें शायद, साई m = m/h, ठीक है। अब जिसको m और h नहीं पता भाई साहब पीछे वीडियो देख जाए, भाई वीडियो देख जाके m h का मतलब पता कर भाई, आ सकता है सवाल, और इतना भी हल्का नहीं आता है जितना सोच रहा है ना कि भाई ऐसे ही हवा में पार कर देंगे, वैसा नहीं होगा। चल भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं ये सब सीबीएसई में इतना क्वेश्चन सोचने वाला तो नहीं है, आसानी है, जो पढ़ा है थ्योरी उसके लिए चल भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज आर डायामैग्नेटिक। ये जो है ये 2014 में आया है, ये जो सीबीएसई में आया है 2014 में। बाकी बोर्ड्स के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है यार, ये ऐसा नहीं कि खाली सीबीएसई के लिए पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर, ऐसा नहीं है ना। हाँ बोर्ड लेवल का ही क्वेश्चन करवाया जा रहा है, इसलिए हम पहले ही क्लियर कर दिए कि बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, ठीक। और यहाँ पर देख भाई ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज आर डायमैग्नेटिक। अब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन सा है, इसीलिए हम एग्जांपल्स भी, जब हम वीडियो किए वन शॉट तो उसमें एग्जांपल्स भी हम कुछ याद करने के लिए बोले थे, लेकिन अभी हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे पहचानते हैं कौन सा डाया कौन सा पैरो। तो भाई देख भाई फिर से हम एक बात कहेंगे कि ये नहीं कि कोई ऑप्शन दिख गया, जैसे यहाँ पर मान ले तेरे को याद होगा कि यहाँ पर मान ले तेरे को याद होगा बिस्मिथ या कोई भी ऑप्शन, जैसे मान ले यहाँ पर पूछता पैरामैग्नेटिक, तो पैरामैग्नेटिक में तू ये वाला देख लेता ऑप्शन, जैसे ये वाला, यहाँ एल्यूमिनियम पैरामैग्नेटिक होता है, ये तो पता होगा, तो ये वाला मार देता, लेकिन तू आयरन पे ध्यान नहीं देता, आयरन एक फेरोमैग्नेटिक होता है। और यहां बोला है कि कौन सा, मतलब कि इकलौता ऐसा ऑप्शन है जिसमें दोनों मटेरियल्स डायमैग्नेटिक है। ये नहीं कि एक डायमैग्नेटिक दूसरा पैरामैग्नेटिक, भाई साहब दोनों का दोनों डायमैग्नेटिक होना चाहिए। तो यहां पर अब तेरे को क्लियर एकदम कॉन्सेप्ट होना चाहिए डाई पैरा फेरो का, तभी ये कर पाएगा तू। देख भाई कैसे करना है इसको, पहले हम लोग एक एक करके सारा ऑप्शंस के बारे में सोचेंगे। हाँ एग्जाम में उतना टाइम नहीं रहेगा, ठीक है, लेकिन एक बार ये हम तो कह ही रहे हैं कि अभी तो मौका इसलिए दिया जा रहा है, अभी इसीलिए टाइम दे भाई, ताकि एग्जाम में तू एक बार में मार्क कर सके। ओके सर, ठीक है सर, भाषण मत दे सर, आगे बढ़ो। देख पहला ऑप्शन, पहला हमें क्या बोला है, एल्यूमिनियम एंड कैल्शियम। अब पैराफेरोडाई कैसे पहचानते हैं, देख भाई एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर, इसका 13 होता है। अच्छा कैल्शियम का कितना होता है सर, इसका 20 होता है, ठीक है।
तो जो एल्यूमिनियम होता है इसमें तो देखना भाई कि इसका 12 इलेक्ट्रॉन जो है, ये 12 इलेक्ट्रॉन के बीच में शादी हो जाएगा। सर शादी कैसे होगा? 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, 6 लड़का 6 लड़की दोनों मिलकर शादी कर लेगा भाई, 12 लोग का निकाह हो गया, मतलब शादी हो गया। लेकिन बचा कितना? एक बच गया सर, हाँ एक इलेक्ट्रॉन बच गया, विवाह हो गया, निकाह हो गया, शादी हो गया, जो भी, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन बच गया, तो ये एक इलेक्ट्रॉन तो बेचारा किसी सिंगल रह गया, सिंगल तेरे जैसा सिंगल, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन एक बच गया। अब ये भाई इलेक्ट्रॉन करे तो करे क्या? तो ये इलेक्ट्रॉन की वजह से ये जो एल्यूमिनियम है वो पैरामैग्नेटिक बन जाता है। तो पैरामैग्नेटिक उसको बोलते हैं जिसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है ताकि वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो सके। जैसे ये मान ले पैरामैग्नेटिक मटेरियल, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा ये मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में ऐसा छोटा छोटा इलेक्ट्रॉन अलाइन हो जाएगा। ये एक इलेक्ट्रॉन जो बच रहा है इसका। तो यानी कि सर ये समझ में आया कि यहाँ पर कैसा इलेक्ट्रॉन है? अनपेयर्ड। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें भी होगा उसको हमको सर बोलना है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का पहचान क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए इसको हम लोग कह रहे हैं पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है सर, समझ गए। तो यानी कि ये जो कैल्शियम सर ये तो सर पैरामैग्नेटिक नहीं होगा। भाई ये भी पैरामैग्नेटिक है सर, क्या बात कर रहे हैं? पैरामैग्नेटिक। अब इसमें एक्सेप्शन है भाई, देखिए इसमें तो 20 का 20 जोड़ा है, 10 लड़का 10 लड़की शादी, मामला तमाम। लेकिन फिर भी यहाँ पर इसको पैरामैग्नेटिक कह रहे हैं। पैरामैग्नेटिक हम बताएं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे इसमें 13 इलेक्ट्रॉन है तो एक अनपेयर्ड है। तो ये कैल्शियम थोड़ा सा सोचना होगा क्यों बता रहे हैं, हालांकि एक्सेप्शन नहीं, इसका कारण देख भाई बता रहे हैं। इसका भाई पहले कॉन्फिगरेशन देखना पड़ेगा कैल्शियम का। आ जाए यहाँ पर देखते हैं, चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। यहाँ पर हम अलग से लाइन खींच देते हैं। यहाँ देखना, इसका एटॉमिक नंबर 20 है। तो अगर इसका हम लोग कॉन्फिगरेशन करेंगे तो 1s2, ये वाला एल्यूमिनियम का 1s2 2s2 2p6, आलसी आदमी कॉपी में लिखना है ये सब। 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 है ना। तो कितना हुआ ये? 6 2 10 4 है ना, 6 और 2 तो और चाहिए 4s 2, ऐसा ही कॉन्फ़िगरेशन होता है उसका। तो 3d आता है, लेकिन यहाँ पर टोटल इसमें 20 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 2 6 20 हो गया यहाँ पर, और ये तुम्हारा टोटल यहाँ तक 20 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो d ऑर्बिटल है इसका खाली होता है। लेकिन होता क्या है ना कि इसका जो कैल्शियम है उसका ये जो 2 इलेक्ट्रॉन रहता है वो थोड़ा सा लूजली बाउंडेड होता है। मतलब इसका जो s ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल में थोड़ा सा लूज एनर्जी थोड़ा कम होता है s और d में। तो होता क्या है कि यहाँ पर से एक इलेक्ट्रॉन ये एक्सक्यूज मी, तो यहाँ पर से 2 इलेक्ट्रॉन है ना तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कूद करके चल जाता है डी ब्लॉक में। और ऐसा नहीं कि डी ब्लॉक में वो रुक जाता है भाई साहब, ये इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ वापस आता है, फिर से यानी कि यहाँ फिर 2 कर देगा, फिर इसको 0 कर देगा, फिर ऐसे करते रहेगा। तो मतलब कि यहाँ पर डी लोकलाइजेशन, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, डी लोकलाइजेशन, बार बार इलेक्ट्रॉन अपना मतलब जगह छोड़ते रहता है, मतलब चेंज करते रहता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ड्यू टू, मतलब कि यार देख भाई यहाँ पर ये 2 लोग था साथ में, अब हुआ क्या होगा, ये दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया होगा, क्योंकि लड़का को औकात नहीं होगा लड़की को संभालने का। हाँ सर, ऐसे बढ़िया समझ में आ रहा है। तो वैसे ही हुआ, इसमें थोड़ा एनर्जी कम था, तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, यहाँ चल गया। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चल गया, मान लेते हैं यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं, तो यहाँ पर हुआ क्या कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। मतलब भाई साहब अगर तू एस ऑर्बिटल को बनाएगा तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन दिखाएगा, और डी वाले में तो क्या दिखाएगा? 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन दिखाएगा, ठीक है। तो यानी कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यानी कि अब ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर दिखाएगा। मतलब ये 20 इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद 20 का शादी होने के बाद एक जोड़ा खराब हो गया होगा यार, लड़ाई झगड़ा चला होगा, ठीक है, लड़का भिखारी होगा और क्या। हाँ, तो ड्यू टू डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फ्रॉम S to P, कैल्शियम इज पैरामैग्नेटिक। कैल्शियम इस पैरा, इसलिए कैल्शियम पैरा हो गया क्योंकि भाई साहब इसमें समझ गया ना कैल्शियम। हाँ ठीक, तो अब हम इसको मिटा रहे हैं, ये पहला ऑप्शन यानी कि नहीं होता, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों भाई लोग क्या है? पैरा पैरा पैरा। ये दोनों भाई लोग क्या है? पैरा पैरा पैरा। कैसे हम समझा दिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट। अच्छा, यानी कि ये समझ में आया कि पैरामैग्नेटिक के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर अगर हमको डायमैग्नेटिक पूछा है तो हम अभी बता दे रहे हैं, जहाँ डायमैग्नेटिक लग रहा है वहाँ पर एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि हमेशा हमको क्या देखना है? हमेशा हमको पेयर्ड देखना है, मतलब कि सब में शादी हो गया, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसको हमको डायमैग्नेटिक बोलना है, ठीक है। लेकिन हाँ, इसका एक्सेप्शंस भी होता है बहुत सारा। जैसे एक एक्सेप्शन अभी कैल्शियम मिल गया, ठीक है, और भी होता है बहुत सारा, जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं एक बार, ठीक है। हम कुछ एक्सेप्शंस यहाँ साइड में लिख देते हैं, जो लोग को याद नहीं होगा रट लेना, वो एग्जांपल है ना। बहुत सारा ऐसा मटेरियल्स होता है, उसका कारण है भाई MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक होता है, उसका कारण है कि बहुत सारा एक्सेप्शंस होता है। एक्सेप्शन कहने का मतलब कि बहुत सारा ऐसा एलिमेंट्स होता है पीरियोडिक टेबल में जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, पेयर्ड होने के बावजूद वो डायमैग्नेटिक पेयर होने के बावजूद वो पैरा होता है। अभी जस्ट हम समझाए थे ना, कैल्शियम का एग्जांपल लिया, वो पेयर्ड उसमें इलेक्ट्रॉन्स था, उसके बावजूद वो पैरामैग्नेटिक है। वैसे ही कैल्शियम के जैसा और भी बहुत सारा एक्सेप्शंस होता है जिसमें क्या होता है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन MOT से हमको ये मालूम चलता है, MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उससे ये मालूम चलता है कि नहीं भैया अनपेयर्ड है।
तो अगर तू MOT पढ़ा होगा तो उसे समझ जाएगा। तो हम एग्जाम्पल यहाँ पर लिख देते हैं, और ये एग्जाम्पल किसका दे रहे हैं, पैरा का, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या क्या होगा, एग्जाम्पल होगा O2, उसके बाद B2 है ना, और भी होता है, ऑक्सीजन हो गया, बोरोन हो गया, हाँ S2 सल्फर डाइऑक्साइड है ना, B2 O2 और S2, ठीक है। तो ये डाइबोरोन, ऑक्सीजन और ये S2, ये सारा एलिमेंट्स जो होता है ये पैरामैग्नेटिक में आएगा, ठीक है। तो याद रखना, चल ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये Bi और Cu। अब देखना भाई, जो Bi और Cu है ये दोनों होता है डायामैग्नेटिक, वही कारण पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, डायामैग्नेटिक, ठीक है। ये दोनों ही डायमैग्नेटिक होता है, जो भाई समझ गया ना। नेक्स्ट, तो ये याद रखने वाला है, ये नहीं कि ये बिस्मिथ जो है इसका तो एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा होता है, तो बिस्मिथ का तू कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है, इसलिए बोले एग्जांपल्स याद रखने के लिए। ये दोनों एलिमेंट्स डायमैग्नेटिक है। अब ये नहीं कि इसमें देख रहा है कि सर पेयर्ड है कि नहीं, उतना खोजने की जरूरत नहीं है, कुछ एलिमेंट्स का तेरे को याद रखना पड़ेगा, एग्जाम्पल्स में हम लिखवाएं ये बहुत बार, ठीक है। अब देखना थर्ड पॉइंट, ये तो समझ गया, सेकंड पॉइंट ऑप्शन होगा, मतलब डायमैग्नेटिक यही दोनों है, याद रखना होगा भाई, और कोई उपाय नहीं है। अब बहुत जगह ऐसा बता रहा है कि जो कॉपर है वो पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है, फिर ये एक्सेप्शनल केस में काउंट होगा और ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। अब कैसे होगा उसके पीछे नहीं जाना है, बहुत डिटेल है, जहाँ जितना पॉसिबल हो सकता है वो हम बता दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कॉपर है ये डायमैग्नेटिक है, इसका एटॉमिक नंबर 29 है, हमको पता है, ज्ञान मत दे, लेकिन क्या है 29 है, लेकिन क्या है कि ये कॉपर उसके बावजूद डायमैग्नेटिक है। अब जिसको इसका कारण पता है वो कमेंट करके उसको बताना है, ठीक है, बाकी नहीं तो हम ही कमेंट कर देंगे भाई, ठीक है। चलो देखना थर्ड पॉइंट देखना, थर्ड देखना एल्यूमिनियम एंड सोडियम। अब भाई एल्यूमिनियम एंड सोडियम का तो सॉर्टेड है, एल्यूमिनियम को तो अभी हम बताए थे इसका एटॉमिक नंबर कितना है 13, सोडियम का भी हम बताए थे कि इसका एटॉमिक नंबर 11, ठीक है। तो भाई साहब ये दोनों में क्या है, अनपेयर्ड, भाई साहब दोनों में अनपेयर्ड है ना, इसमें 12 लोग का शादी होगा, एक बच जाएगा, इसमें 10 लोग का शादी होगा, एक बच जाएगा, अनपेयर्ड यानी कि ये क्या है, दोनों पैरा का पैरा, दोनों पैरा, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं, तो अभी बताएं, ठीक है। और ये देख भाई लास्ट वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, फोर्थ ऑप्शन देख ले भाई, फोर्थ ऑप्शन में है एक आयरन एंड एल्यूमिनियम, आयरन एंड एल्यूमिनियम। अब भाई साहब ये एल्यूमिनियम तो फिर से पैरा है, ठीक है, फिर से पैरा है। अब देख भाई, जैसे आयरन जो है ना वो फेरो होता है, आयरन फेरो होता है, और बहुत बहुत स्पेशल फेरोमैग्नेटिक होता है, आयरन में बड़ा गजब स्पेशलिटी होता है, मतलब कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब कि सबसे अलग किस्म का जो फेरोमैग्नेटिक होता है वो आयरन होता है। बाकी सारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है ना, अगर किसी को मैग्नेटाइज किया तो उसको परमानेंटली मैग्नेटाइज कर देगा, लेकिन आयरन एक फेरोमैग्नेटिक है, लेकिन इकलौता ऐसा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है जो किसी को मैग्नेटाइज करेगा, उसके बाद अगर हम लोग स्विच ऑफ कर देंगे तो वो वापस उसको डीमैग्नेटाइज कर देगा। लेकिन बाकी सारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का नेचर ये है ना कि अगर किसी को मैग्नेटाइज किया तो अगर हम लोग उसका मैग्नेटिज्म ऑफ भी कर देंगे तब भी उसमें मैग्नेटिज्म परसिस्ट करेगा, ये दिक्कत है। लेकिन आयरन सबसे बढ़िया फेरोमैग्नेटिक इसलिए माना जाता है क्योंकि हम लोग जब तक चाहे तब तक मैग्नेटिज्म रख सकते हैं और जैसे चाहे वैसे हटा सकते हैं। तो आयरन फेरो हुआ, ये पैरा हुआ, तो ये फोर्थ ऑप्शन भी बिल्कुल नहीं होगा। हमसे तो डाया के बारे में पूछा था, तो डाया सिर्फ बिस्मिथ और कॉपर होगा, समझ में आया, तो ऑप्शन 2 इसका सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई साहब, ये लिख ले जल्दी से, ये सारा लिखना है कॉपी में, आलसी आदमी। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख भाई, इसमें बोला विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी बिटवीन 0 and 1, ठीक है। ये 2023 में आया CBSE में, और 4 ऑप्शन दिया है और बोल रहा है कि रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी का बात कर दिया, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी। अब भाई साहब जिसको म्यू के बारे में पता ही नहीं होगा वो जाके देख ले भाई, वीडियो डला हुआ है। तो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी का ना एक रिलेशन होता है ससेप्टिबिलिटी से, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को वीडियो में स्टार्टिंग में हम डिस्कस किए थे, तो ये रिलेशन होता है। इस रिलेशन का अब देख भाई, अब रटना नहीं है कि 0 से 1 के बीच में किसका म्यू आर, मतलब ये पूछ रहा है ना, 4 ऑप्शन दिया है, 4 अलग अलग मटेरियल है पैराफेरोडाई, देख रहा है मैक्सिमम क्वेश्चन पैराफेरोडाई से है भाई, इसीलिए मैक्सिमम क्वेश्चन पैराफेरोडाई से है भाई, इसीलिए जाके वीडियो देखना बहुत जरूरी है, मतलब खास करके पैराफेरोडाई वाला पार्ट। अभी तक तो जितना क्वेश्चन आया सब उसी के ऊपर है, आएगा ही उसी से बोर्ड एग्जाम में कंफर्म है भाई साहब, और पूछने को कुछ है ही नहीं। हाँ एक चीज़ है कि ये सबको मिलाते हुए MH, उसके बाद B0, उसके बाद फिर BM, ये सारा जो मैग्नेटिक टर्म्स है इसको मिलाते हुए एक न्यूमेरिकल भी हम लिए हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर भी हम करा देंगे, क्या पता इससे भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। बाकी सारा और अच्छा ये क्यूरीज टेम्परेचर से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्यूरीज लॉस है मतलब ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि 0 से 1 के बीच में किसका लाई करता है, तो बहुत आसान है भाई, जो म्यू होता है ना म्यू को अगर भाई देख, अगर तेरे को साइएम का आइडिया है तो सबका आइडिया होगा। साइएम जो होता है वो अगर हम बात करें डाया के लिए, तो डाया के लिए हमेशा मान ले कि इसका वैल्यू होगा -1 ऐसे छोड़ देते हैं। डायामैग्नेटिक के लिए साई का वैल्यू कितना होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव होता है, तो अगर हम मान ले उसको डालें -0.5, तो ये तो क्या होगा 1 प्लस इसको हम डाल दिए -0.5, मान ले डायामैग्नेटिक के लिए, तो 1 - 0.5, तो यानी कि कितना आएगा ये 0.5, तो यानी कि जो म्यू आर हम निकाले किसका निकालिए,
डाया का एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट हम म्यू आर यहाँ पर निकालते हैं एक बार पैरा का। अब यहाँ पर देख भाई साई जो था इसका, ये किसका हम यहाँ पर बात किए, यहाँ पर जो साई का हम बात किए वो साई हम डाया का लिए। तो डाया का जो साई होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, तो डाया का साई नेगेटिव होता है, तो हम यहाँ पर कितना लिए हैं, देख भाई यहाँ पर साई को हम कितना लिए हैं -0.5, क्योंकि डाया का जो साई होता है वो नेगेटिव होता है। तो ऐसे मतलब कुछ आएगा, मतलब इसका जो है, मतलब जो साई है, मतलब या फिर ऐसा बोल ले जो म्यू आर है डाया मैग्नेटिक के लिए, वो हमेशा 1 से क्या आएगा, छोटा आएगा। 1 से हमेशा छोटा ही आएगा ना भाई। और 0 भी आ सकता है, और मतलब कि इसके बीच में कहीं लाई करेगा। मतलब कि यहाँ पर अगर हम लोग क्लियर कट लिखना चाहें तो इसका जो म्यू आर होगा, कहाँ लिख दें, वीडियो में किधर दिख रहा है, उधर कि नहीं दिख रहा है, हाँ यहाँ पर तो दिख नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं हम इस तरफ लिख देते हैं। मतलब कि अगर हम लोग क्लियर कट बोलें तो म्यू आर का जो वैल्यू होगा वो तेरा किसके लिए, डाया मैग्नेटिक के लिए, वो या तो मतलब कि 1 से छोटा होगा, ठीक है, या तो 0 के बराबर भी हो सकता है ना। यहाँ पर देखिए इसका म्यू आर होगा, मतलब इसका जो म्यू आर होगा 1 से छोटा होगा, और 1 से छोटा इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमेशा माइनस होने वाला है। किसके केस में बता रहे हैं, ये डाई के केस में। और हमेशा जो इसका म्यू आर होगा वो 0 के या तो बड़ा होगा या तो उसके बराबर होगा। अब 0 के बराबर कब होता है, एक बता देते हैं यहाँ पर हम, एक स्पेशल मैग्नेटिक मटेरियल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर जो होता है ना, सुपर कंडक्टर, ये डाया मैग्नेटिक होता है, और इसका जो तेरा साई होता है वो -1 होता है। तो इसके लिए म्यू आर कितना आएगा, 0। भाई देख लेना यहाँ पर जब तू -1 डालेगा तो -1 और 1 कितना हो जाएगा, 0। तो म्यू आर 0 भी आ सकता है फॉर डाया मैग्नेटिक, क्लियर है ना। लेकिन हाँ, हमेशा 0 से 1 के ही बीच में लाई करेगा, या तो 0 के बराबर भी लाई, उसके बीच में नहीं, 0 के बराबर, मतलब ये रिलेशन होगा। क्लियर है ना कि डाउट है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया था 0 से 1 के बीच में, वही तो पूछ रहा है 0 एंड 1, बिटवीन 0 एंड 1। तो बिटवीन 0 एंड 1 तो म्यू आर उसी का लाई करता है, किसका, डाया मैग्नेटिक का। तो अब यहाँ से डाया मैग्नेटिक मटेरियल को आइडेंटिफाई करना था और ऑप्शन टिक कर देना था। अब इसमें से तेरे को पता ही नहीं होगा कि कौन सा डाया मैग्नेटिक है, कौन सा पैरा है, कौन सा फेरो है, वो मालूम ही नहीं रहेगा, तो आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएगा भाई तू। चल नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये तो था तेरा किसके लिए, डाया के लिए, पहला सब्सटेंस के लिए था। अब हम लोग दूसरा सब्सटेंस किसके लिए बात करेंगे, पैरा के लिए, ठीक है। तो पैरा के लिए जो साई का वैल्यू होता है, पैरा के लिए साई का वैल्यू पॉजिटिव होता है एंड स्मॉल होता है, छोटा भी होता है। तो एक काम करते हैं कि हम लोग कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान ले भाई कि जैसे जो एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम को जो साई होता है वो आई थिंक सो 0.0015 ऐसे ही कुछ होता है, मतलब कि एल्यूमिनियम के लिए ऐसे ही कुछ है, नियरली है ना, हम नियरली बोल रहे हैं, एग्जैक्ट हमको नहीं याद है। तो एल्यूमिनियम का इतना होता है। तो अगर हम लोग म्यू आर निकालेंगे, है ना, अगर हम लोग म्यू आर निकालेंगे पैरा का, तो इसके लिए क्या होगा, मतलब कि इसका 1 + 0.0015 ऐसे ही कुछ आएगा। यानी कि हमेशा इसका जो साई म्यू आर आएगा वो हमेशा 0 से, क्योंकि देख भाई इसका पॉजिटिव होने वाला है साई, तो हमेशा यानी कि जो इसका म्यू आर है वो 1 से हमेशा क्या रहेगा, बड़ा ही रहेगा, क्योंकि भाई साहब 1 में कुछ ऐड होगा हमेशा इसमें, और पॉजिटिव नंबर ऐड होगा, इसीलिए जो पैरा है उसका म्यू आर हमेशा 1 से बड़ा होगा, ये कंफर्म है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं तीसरा आते हैं हम लोग फेरो पे। अब जो फेरो होता है भाई साहब इसका तो बात ही मत कर। फेरो का जो साई होता है ये कम से कम तो 1000 होता है, या तो 1000 से बड़ा होता है, या तो 1000 के बराबर होता है इसका साई, या तो 1000 से बड़ा होता है। मतलब इसका साई बहुत ही बड़ा होता है, क्योंकि बहुत प्यार करता है मैग्नेटिक फील्ड से, बेइंतहा मोहब्बत, अंधा प्यार, ठीक है। तो यहाँ पर सुनना, अच्छा ये 1000 किसके लिए होता है, साई एम का वैल्यू 1000 आयरन के लिए होता है, याद रख, ठीक। तो इसका जब तू म्यू आर का बात करेगा तो भाई साहब ये भी बहुत खतरनाक होगा। मतलब ये भी भाई साहब कम से कम अगर इसका म्यू आर निकाले भाई साहब तो 1 + साई एम का वैल्यू कितना डालेगा, 1000, भाई साहब खतरनाक आ जाएगा, ये तो 1001 आ जाएगा। तो इसका जो म्यू आर होगा ये तो 1 से तो भाई साहब पूछ भी मत कर, 1 से तो भाई साहब कितना ही बड़ा होगा ये। तो यहाँ तो पूछा 0 से 1, अब 0 से 1 के बीच में म्यू आर किसका लाई कर रहा है भाई साहब, डाया मैग्नेटिक का। तो ऑप्शन होगा डाया मैग्नेटिक। अब डाया मैग्नेटिक इसमें से है कौन, चल हम मिटा रहे हैं सब, ठीक है। इसको लिख हालसी आदमी, लिख इसको जल्दी, ठीक है, हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। अब भाई साहब डाया मैग्नेटिक इसमें से कौन सा है वो आइडेंटिफाई करना था, ये तो म्यू आर के बारे में बात है, बहुत आसान है। अगर तेरे को साई के बारे में नॉलेज है तो म्यू आर के बारे भी ऑटोमेटिकली होगा, ऑटोमेटिकली है ना, ऑटोमेटिकली तेरे को अगर म्यू आर के बारे में नॉलेज हो जाएगा, अगर साई के बारे में पता है तो ठीक है। तो यहाँ पर देखना एल्यूमिनियम, अब एल्यूमिनियम भाई साहब पैरा होता है, एल्यूमिनियम पैरा होता है। तो यहाँ पर तो पूछा 0 से 1, तो ये तो गया भाई, तो एल्यूमिनियम पैरा है, ठीक है। अब ये वाटर, वाटर जो होता है वो डाया होता है, वाटर इज अ डाया मैग्नेटिक, H2O यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो डाया मैग्नेटिक होता है। अब एग्जाम्पल में ये लिखवाया हुआ है। अब ये तो मतलब सही हो गया, मतलब अब ये सब नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये सब देखना है। एल्निको, व्हाट इज एल्निको, एल्निको एक फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस है, फेरो, ये बहुत खतरनाक फेरो है। सर एल्निको क्या होता है बता रहे हैं हम यहाँ पर। एल्निको जो होता है ना वो एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, ये सब सबसे मिल के जो बनता है ना फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, वो एल्निको होता है। एल्निको एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का एग्जांपल है। सोडियम तो भाई साहब पैरा होता है, अभी हम बताए थे, इसका एटॉमिक नंबर 11 तो पैरा होता है, ठीक है। तो ये भाई साहब था डिस्कशन, तो इसमें आंसर वाटर होगा, क्योंकि वाटर ही अकेले इकलौता डायमैग्नेटिक है। 0 से 1 का बात कर रहा था, तो इसका जो म्यू आर होता है
इसका जो म्यू आर होता है वाटर का, मतलब याद नहीं है हमको इसका म्यू आर कितना होता है, हाँ लेकिन इसका जो म्यू आर होगा वो मतलब कि लाई करेगा 0 से 1 या फिर एक 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि 0 के बराबर म्यू आर कब होता है, देख भाई यहाँ पर इसको हटा देना चाहिए। जब ये म्यू आर जो है वो 0 के बराबर सिर्फ और सिर्फ सुपर कंडक्टर के केस में होता है, मतलब कि डायमैग्नेटिक सुपर कंडक्टर। और ये H2O के लिए अगर हम बात करेंगे तो कुछ ऐसा कंडीशन आएगा, ठीक है, फॉर H2O स्पेसिफिकली अगर H2O का बात करेंगे तो इसका जो म्यू आर होगा वो 0 से 1 के ही बीच में लाई करेगा। क्लियर है ना एकदम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, तो यहाँ देखना ध्यान से इसमें भाई बोला है कि एक बार मैग्नेट है, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है ये, एक बार मैग्नेट है। अब देख भाई, जो थ्योरी को सीरियसली नहीं लिया होगा, जो पहले जो फिजिक्स है चैप्टर 1 का, हालांकि चैप्टर 1 जो ठीक से नहीं पढ़ा होगा उसको ये शायद सवाल ये हवा ना लगे, मतलब जो जल्दबाजी में निकाल दिया होगा उसको, ठीक है। तो इसीलिए हम ये क्वेश्चन लेके आए हैं। अब समझना भाई कि इसमें बोलेगा सर इसमें तो नया फॉर्मूला आप यूज़ कर रहे हैं, सर ये फॉर्मूला तो मेरे को याद ही नहीं रहता, सर हम याद कैसे करते ये फॉर्मूला। भाई साहब याद करने का है ही नहीं, तो अगर ऑनेस्टली स्टार्टिंग से चैप्टर पढ़ा होता, हो सकता है ये सवाल तेरे से एग्जाम नहीं बनता, हो सकता नहीं, अगर ये क्वेश्चन आ जाता तो नहीं बनता, क्योंकि उसके लिए रिवाइज करना पड़ता है चैप्टर 1 और ये सब, ठीक है। चलो हम सॉल्व करके बताते हैं इसको। देखना यहाँ पर, अ बार मैग्नेट हैज अ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को m से डिनोट करते हैं, m है बार मैग्नेट का। अब बार मैग्नेट का इट्स इनिशियल पोजीशन इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b, मतलब एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, चल बनाते हैं, इस तरफ एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। इसका जो ऑप्शन था ना, ये वाला जो क्वेश्चन था, इसको हम दिए थे ट्यूशन में, तो इसमें मैक्सिमम लोग का गलती हुआ था, मैक्सिमम लोग का, ठीक है। हम जहाँ जहाँ टेस्ट लिए थे इसका मैक्सिमम लोग का यही गलती हुआ था इस क्वेश्चन में। तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी है, ठीक है। और इसमें हम लोग, ये 2022 में आया ये क्वेश्चन ना, ताज़ा क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग ताज़ा उतना भी नहीं, ठीक है। तो इसमें हम लोग रखे हैं, अच्छा ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, और ये जो m वेक्टर है ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, और ये m किसका है, बार मैग्नेट का। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वायर से भी बनता है ना, अगर मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर हो, करंट कैरिंग वायर को अगर हम लोग ऐसे घुमाएं, मान लें कि इसमें एंटी क्लॉक करंट ले लें अगर हम लोग, तो एंटी क्लॉक करंट अगर हम लोग ले ले तो ऐसे कर्ल करेंगे तो ये अंगूठा ऐसे जाएगा, यानी इस तरफ नॉर्थ पोल आएगा, तो इसी तरफ होगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब जो ये सब नहीं पढ़ा है उसको कहाँ से क्या ही समझ में आएगा, ठीक है। तो ये तेरा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, बार मैग्नेट से भी जो बनता है, ये भी करंट लूप से था, अभी बार मैग्नेट से भी तो बनेगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो जैसे मान ले भाई साहब मेरे पास ये बार मैग्नेट है, अच्छा बार मैग्नेट को पैरेलल रखना है, इसका जो m है उसको पैरेलल, यानी कि ये बार मैग्नेट होता है। अब बार मैग्नेट के बारे में जिसको आइडिया नहीं वो भी दिक्कत का बात, चले यहाँ पर हम बता देते हैं। बार मैग्नेट जो होता है उसमें ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, बार मैग्नेट को हमेशा हम लोग इससे कंपेयर करते हैं, एक प्लस क्यू और माइनस क्यू का जो सिस्टम ऑफ चार्ज होता है उससे कंपेयर करते हैं, मतलब डाईपोल से। ये हुआ तेरा मैग्नेटिक डाईपोल और ये वाला हुआ तेरा इलेक्ट्रिक डाईपोल, ठीक है। अच्छा, इसमें नॉर्थ पोल को पॉजिटिव लेते हैं, साउथ पोल को नेगेटिव, इसमें जैसे चार्ज पॉजिटिव और ये नेगेटिव, हाँ ऐसा लेते हैं असम्पशन। तो यानी कि अच्छा ये जो m होता है ना, जैसे ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है जो कि हम लोग पढ़े थे चैप्टर 1 में, दिस इज फ्रॉम चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, और अभी हम लोग पहुंच गए चैप्टर 5 में, तो इसमें एनालॉग हम लोग लेते हैं। और ये जो p वेक्टर होता है उसका डायरेक्शन होता है माइनस से प्लस की तरफ, ठीक वैसे ही जो तेरा m होता है उसका भी डायरेक्शन होता है माइनस से प्लस की तरफ। ये m का डायरेक्शन हुआ, ये p का डायरेक्शन हुआ। तो यानी कि इस m को हम इस बार मैग्नेट को ऐसे नहीं रखेंगे, मतलब इस तरफ नॉर्थ नहीं, इस तरफ नॉर्थ लेना होगा, ताकि ये m क्या हो जाए, इसके पैरेलल हो जाए। हम नहीं कह रहे हैं, सवाल में दिया है कि जो m है वो मैग्नेटिक फील्ड b के क्या होना चाहिए, पैरेलल। तो इस तरफ अगर b है तो उसी तरफ m रखना पड़ेगा, तो यानी b और m के बीच में एंगल कितना बनेगा सर, 0 डिग्री। बहुत बढ़िया। अब देखना भाई कि हम लोग ना टॉर्क का, ये चैप्टर 1 में टॉर्क का फॉर्मूला लिखते थे PE sin थीटा। यहां पर टॉर्क पूछा है ना सवाल में, व्हाट इज द टॉर्क एंड फोर्स, टॉर्क और फोर्स पूछा है, मतलब जब ये बार मैग्नेट को ऐसे रखेंगे तो इस मैग्नेटिक फील्ड के वैसे इस बार मैग्नेट में क्या टॉर्क लगेगा, मतलब क्या ये बार मैग्नेट घूमेगा या फिर इसमें क्या फोर्स लगेगा, ठीक है। भाई फोर्स तो 100% जीरो है भाई, मान ले कि इधर ऐसे फोर्स लगता है, इधर फोर्स लगता है, तो ये तो कैंसिल होकर जीरो ही होता है, फोर्स का तो बात ही नहीं करना, वो तो जीरो ही होगा, नेट फोर्स जीरो होगा, ठीक है। और पहले घूमे तो भाई ये घूमने, इस पर टॉर्क लग गया, मतलब इसमें देख लेंगे हम लोग फोर्स है कि नहीं है। नेट फोर्स का बात यहाँ पर कह रहा है ना, बात यहाँ पर जो भी कह रहा होगा वो फोर्स का ही कह रहा होगा, नेट फोर्स का, ठीक है। तो यहाँ पर चैप्टर 1 में हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े थे टॉर्क का। अभी ये हमको बात कर रहा है बार मैग्नेट का, तो बार मैग्नेट का ना टॉर्क का हम लोग एनालॉग निकालते हैं। जैसे यहाँ पर P की जगह पे M आ गया, वैसे ही यहाँ पर P की जगह पे बस M रख देंगे। और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करता था इस वाले के केस में, तो हम लोग यहाँ पर ले लेंगे मैग्नेटिक फील्ड और साइन थीटा। देख रहा है एनालॉग, तो अब जिसको एनालॉग, जो बच्चा जो क्लियर कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से पढ़ा होगा फिजिक्स, उसको ये आ रहा होगा और उसी से एनालॉग ये ले आएगा। अगर आपको चैप्टर 1 का वन शॉट वीडियो चाहिए तो हम वो भी बना सकते हैं, आप कमेंट करके बताइए। अगर आपको चैप्टर 1 का वन शॉट वीडियो चाहिए तो वो भी हम आप बना सकते हैं, आप कमेंट करके बताइए। वाह। तो भाई देखना यहाँ पर ध्यान से, ये वाला जो फॉर्मूला है MB sin थीटा, ये यहाँ से ऐसे एनालॉग से आया। अब जो बच्चा बढ़िया होगा उसको ये याद होगा, और तेरे को आलसी आदमी ये लिखना था कॉपी में, ठीक है, हम जो मिटा दिए। अब यहाँ पर पूछ रहा है टॉर्क, तो बहुत आसान है भाई, कुछ करना ही नहीं था इसमें। टॉर्क पूछ रहा है तो टॉर्क का फॉर्मूला भाई साहब MB sin थीटा,
अब यहाँ पर थीटा कितना हो गया भाई साहब 0 डिग्री, क्योंकि पैरेलल बोल रहा है, इसको एक बार में से उड़ाना था लेकिन समझा दिए हम 0 डिग्री इसलिए क्योंकि जिस तरफ b है उसी तरफ m है, ठीक है। और साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0। अब बायोलॉजी वाला को ये याद नहीं होगा, नहीं सर याद है, ठीक है बहुत बढ़िया। साइन 0 0 हो गया तो ये 0 आ गया, यानी कि टॉर्क कितना आ गया 0। अब भैया टॉर्क है ही नहीं तो फोर्स कहाँ से होगा भाई साहब, टॉर्क ही नहीं लग रहा है इसके ऊपर तो फोर्स होगा ही नहीं, तो यानी कि फोर्स भी ऑटोमेटिकली फोर्स भी क्या होगा 0, क्योंकि कहीं पर फोर्स लगता है तो उसकी वजह से टॉर्क आता है। अगर कहीं पर फोर्स लग रहा है और उसके वजह से, हाँ ऐसा भी होता है कि फोर्स लग रहा है बट टॉर्क एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, बट इसमें जनरली ये वाला जो है ना ये इसमें रहता है, रोटेशनल मोशन में रहता है, मतलब ये रोटेशनल मोशन करता है। इसमें कोई ट्रांसलेटरी मोशन अगर ये करेगा भी ना मोशन तो रोटेट करेगा, यहाँ पर ऐसे ऐसे घूमेगा, ट्रांसलेटरी घूमते घूमते आगे नहीं बढ़ेगा। ये बार मैग्नेट अगर घूमता भी, मतलब अगर इस पर टॉर्क लगता भी, मान ले भाई साहब इसको हम लोग 90 डिग्री पे रखते तो इस पर अगर टॉर्क लगता भी तो वो ऐसे ऐसे घूमता यहीं पर फिक्स होके, ऐसे घूमते घूमते आगे नहीं बढ़ता। तो इसलिए फोर्स लगने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को आगे चला देता है और टॉर्क किसी ऑब्जेक्ट को रोटेशन में ले आता है। तो हमको लगता है ना यहाँ पर जो फोर्स का बात कर रहा है वो नेट फोर्स का बात कर रहा है, क्योंकि सिर्फ फोर्स का बात करेगा तब तो वो 0 नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ ये बात कर रहा होगा मतलब इसका नेट फोर्स का, ये नेट टॉर्क और नेट फोर्स का ही बात कर रहा होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 0,0, क्योंकि देख भाई टॉर्क 0 तो फोर्स भी 0 100%। ऐसे ये जो हम फोर्स 0 लिख रहे हैं ना, ये नेट फोर्स के बारे में 0 लिख रहे हैं, और टॉर्क तो ऑब्वियसली नेट टॉर्क का ही बात कर रहे हैं। टॉर्क तो ऐसे भी 0 ही होना है क्योंकि यहाँ पर साइन 0 0 हो गया, क्लियर है ना। तो जो फोर्स है वो ऐसे 0 होता ही है, मतलब अगर ये घूमता भी ना तब भी इस पे फोर्स 0 होता, क्योंकि देख भाई एक फोर्स ऐसे लगेगा और एक फोर्स ऐसे, तो इसको मान ले ऐसे घूम गया मान लीजिए, तो दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन उल्टा होगा, तो इसलिए नेट फोर्स इस मैग्नेट पे 0 ही होगा, चाहे टॉर्क लगे ना लगे, फोर्स 0 होना कंफर्म है। अगर नेट फोर्स पूछ रहा है तब तो हमको ऐसा लगता है कि सवाल में नेट फोर्स का ही बात कर रहा था, और हालांकि टॉर्क 0 है तो फोर्स भी 0 होगा, तो ये ऑप्शन थर्ड सही होता। बाकी यहाँ पर तो ये 0,m लिख दिया तो बकवास किया है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा ना, 0 लिख दिया मतलब टॉर्क को 0 कह रहा है वो तो ठीक है, लेकिन ये फोर्स m कैसे हो सकता है कुछ भी। अब यहाँ पर दोनों को m भी बोला तो बिल्कुल नहीं होगा, और ये वाला m क्रॉस b और यहाँ पर मॉडुलस ले लिया, भाई साहब ये सब की जरूरत ही नहीं, जब टॉर्क ही 0 है तो ये टॉर्क 0 आया तो अगर तेरे को फोर्स के बारे में उतना सोचना भी नहीं था। ये वाला ऑप्शन थोड़ा कंफ्यूजिंग था, यहाँ पर तो 0 एंड m बोल रहा है, अगर तेरे को फोर्स नहीं समझ में आ रहा था कि नेट है कि कौन सा है तो तू टॉर्क देख लेता। भाई साहब यहाँ तो टॉर्क m लिख दिया तो ये तो कतई नहीं होगा, यहाँ पर टॉर्क m क्रॉस b ये भी नहीं होगा, ये वाला 0 लिखा तो इसमें डाउट होता, यहाँ भी 0 है यहाँ भी 0 है। अब फोर्स कभी भी m नहीं होता, फोर्स का मैग्नेटिक फोर्स का ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है जिसमें वो m हो सकता है। मैग्नेटिक फोर्स का कौन कौन सा फॉर्मूला होता है, याद है कि नहीं याद है सर, कुछ भी याद नहीं है। मैग्नेटिक फोर्स का एक फॉर्मूला होता है IBL sin थीटा, IBL sin थीटा। अगर करंट कैरिंग वायर है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स इतना लिखता है। अगर हम लोग चार्ज पे बात करें तो चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है QVB sin थीटा। और अगर इस मैग्नेट पे पर्टिकुलरली बात करें तो इस पर ये वाला फोर्स लगता है मैग्नेटिक फोर्स, ये वाला मतलब μ0/4π QM1, ये पोल स्ट्रेंथ है ना, QM2/r², ये वाला कूलम्स लॉ का ये फॉर्मूला है ना। कूलम्स लॉ किसके लिए, मैग्नेटोस्टैटिक के लिए, मतलब कि मैग्नेटिज्म के लिए कूलम्स लॉ, तो ये वाला इसमें लगता, ठीक है। तो खैर भाई ये सब 0 होगा हमेशा, क्लियर है ना। चल ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कहीं पर डाउट है तो भाई कमेंट करके पूछ सकता है। बहुत लोग इसमें कोई कंफ्यूज भी हो जाता है, इसलिए हम एक बात बताना चाहेंगे यहाँ पर कि जैसे ये जो मैग्नेटिक फील्ड था, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे रहता, ठीक है, और इसमें जो बार मैग्नेट है अगर उसको हम लोग ऐसे रख देते हैं, यहाँ पर नॉर्थ होता, मान ले यहाँ साउथ होता, तब तो m वेक्टर ऐसे जाता, क्योंकि m जो होता है वो हमेशा नॉर्थ की दिशा में पॉइंट करता है। क्यों करता है उसके लिए वीडियो अवेलेबल है भाई, वन शॉट जाके देख ले। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है तो एंगल कितना बनेगा यहाँ 90 डिग्री। तो अगर एंगल मैग्नेट अगर ऐसे रहता तो m और b के बीच में एंगल 90 बनता। तो अगर 90 होता तो यहाँ पर टॉर्क निकालते तो हम लोग लिखते उसको MB sin 90, और sin 90 होता तब टॉर्क जाके MB आता, लेकिन ये तो था नहीं, ठीक है। तो इस केस में टॉर्क मैक्स भी आता, ठीक है। अच्छा अगर ऐसा हो जाए कि इसको हम लोग ऐसे घुमा दें, मतलब एंटी पैरेलल, उस सवाल में तो पैरेलल बोला था ना, अगर एंटी पैरेलल कर देता, एंटी पैरेलल मान ले साउथ इधर नॉर्थ इधर, अच्छा ऐसा ही था पीछे। एंटी पैरेलल करने का मतलब ये है कि नॉर्थ मतलब साउथ इस तरफ और नॉर्थ इस तरफ, तब तो m ऐसे हो जाता, और ये मैग्नेटिक फील्ड, तब भी यहाँ पर एंगल कितना बनता, तब यहाँ पर एंगल बनता है 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री भी साइन 180 भी 0 होता है, तब भी टॉर्क 0 आता है। तो टॉर्क मैक्सिमम सिर्फ एक केस में आएगा जब 90 डिग्री पे होगा तब, ठीक है, समझ गया, लिख ले इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ भाई, तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है तेरा भाई क्यूरीज लॉ के ऊपर, ठीक है। इसमें बोला है कि क्यूरीज लॉ का भी हम एक्सप्लेन भी कर देंगे, ऐसा नहीं कि बिना एक्सप्लेन करेंगे, भाई साहब बड़ा जबरदस्त समझाएंगे, देखना। इसमें बोला है कि अबव क्यूरीज टेम्परेचर, मतलब अब क्यूरीज टेम्परेचर पता ही नहीं होगा भकलोल को, जाके भाई अगर हम अभी समझा देंगे, अगर फिर भी किसी को कोई ऐसा है जिसको समझ में ना आए तो जाके वन शॉट वीडियो जाके देख सकता है, उसमें चेक कर सकता है। सेकंड पार्ट में ये क्यूरीज लॉ को हम बड़ा बढ़िया से समझाया। अच्छा जो सेकंड पार्ट है ना वीडियो का, उसमें सिर्फ हम पैराफेरोडाई ही समझाएं और कुछ नहीं सेकंड पार्ट में, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट ही था पैराफेरोडाई, तो उसमें भी जाके तू चेक कर सकता है। तो यहाँ पर देखना भाई, बोला है कि अबव क्यूरीज
टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स डायमैग्नेटिक। फेरो डाय बन जाएगा, फेरोमैग्नेटिक बिकम्स पैरामैग्नेटिक। ये 2020 में आया। बहुत लोग बोलेगा सर 2020 में तो एग्जाम ही नहीं होता। अरे भाई 2020 कहने का मतलब है हो सकता है कि 19-20 में आया होगा। 1920 जो था 2019-20 उसका होगा तो 2020 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें बोला है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स डायमैग्नेटिक। तो समझते हैं पहले यार ये क्यूरीज टेम्परेचर क्या है, ठीक है। तो ऐसे समझना भाई, क्यूरीज लॉ जो होता है ना, पहले हम लोग आते हैं डायमैग्नेटिक पे। डायमैग्नेट पे एक एक करके समझते हैं, फिर यहाँ तक समझते हैं। पहले क्यूरीज टेम्परेचर तक तो पहुँच जाए हम लोग। डायमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है ना, इसका जो साई होता है डायमैग्नेटिक का, साई इसका नेगेटिव होता है, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड से एकदम नफरत करता है। अब ये ऐसा है ना कि एकदम नफरत करता है मैग्नेटिक फील्ड से। अब जैसे मान ले कि भाई साहब इसकी कोई गर्लफ्रेंड रहती डायमैग्नेटिक की, तो ये उसको आके बोलता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड तो बहुत फालतू है, वाहियात है, बकवास है। तो ये डायमैग्नेटिक बोलता है हाँ ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड नहीं, मान ले कोई लड़की है, मान ले खूबसूरत, मान ले एंजल प्रिया, तो इसको आगे कोई बोलता है एंजल प्रिया तो एकदम बकलोल है, बेकार है। तो ये तो बोला कि मेरा तो नेगेटिव है भाई साहब, हम तो पहले से उससे नफरत करते हैं, तो तू मेरे को कुछ भी आके बोल दे, मेरे पे कोई असर नहीं पड़ेगा। कितना भी बुराई कर दे भाई साहब, पहले ही हम उसको पसंद नहीं है वो मेरे को, और तू कितना ही बुराई करेगा। अच्छा लेकिन एक खास बात है, इसको अगर कोई और आके बुराई करता है एंजल प्रिया के बारे में, डायमैग्नेटिक को आके बोलता है कि भाई साहब एंजल प्रिया तो स्वयं वाहियात है, मतलब ये डायमैग्नेटिक मान ले कोई लड़का है, सुरेश मान ले, तो बोलेगा कि एंजल प्रिया एकदम वाहियात है, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये नहीं कि उससे और नफरत करने लगेगा, वो जितना इसका नफरत पहले से उतना ही रखेगा। अच्छा कोई आके तारीफ करने लगे एंजल प्रिया का, एंजल प्रिया तो बहुत खूबसूरत है, तब भी इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसको जितना नफरत है उतना ही रहेगा। मतलब ये ढीठ है, डिपेंडेंट नहीं करता है, कोई तारीफ करे एंजल प्रिया के बारे या उसका बुराई कर दे, इसको मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता है किसी भी लड़की से। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका जो ग्राफ बनता है, वो कुछ ऐसा बनता है। इसका जो इस तरफ हम लोग लेते हैं टेम्परेचर। देख भाई हम लोग ये समझते हैं ना कि अगर टेम्परेचर किसी भी क्रिस्टल का, डाया का, पैरा का, फेरो का, अगर हम लोग बढ़ाते हैं टेम्परेचर, आप टेम्परेचर बढ़ाना समझ रहे हैं कि आग लगाना जाके, जैसे मान ले कि एंजल प्रिया के बारे में बुराई कर रहे हैं, मतलब कि आग में घी डाल रहे हैं, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हो सकता है कि हम ये सोचते हैं कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। ऐसा हम नहीं सोचते, ऐसा क्यूरी सोचती है, लड़की है ना, क्यूरी है इसका नाम है, पूरा नाम था मैरी क्यूरी। ये एक इकलौती साइंटिस्ट थी जो कि इस बारे में सोची थी कि अगर डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को में हम आग लगा दें, मतलब उसको हीट कर दे, टेम्परेचर बढ़ा दे, तो हो सकता है कि ये डायामैग्नेटिक सब्सटेंस डिस्टर्ब हो जाए और पैरा या तो फेरो बन जाए, या तो और खराब डायमैग्नेटिक बन जाए। लेकिन भाई साहब ये टेम्परेचर पे निर्भर नहीं करता है, ये पहले से ही बर्बाद है, और कितना बर्बाद करेगा इसको। तो इसका जो साई होता है देखना, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, इसका ग्राफ ना स्ट्रेट लाइन जाता है। कहने का मतलब ये है कि तू टेम्परेचर कितना भी बढ़ा ले, इसका साई कांस्टेंट। देख भाई टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है ना इस तरफ, देख इधर जब जा रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, और इस एक्सिस में हम साई को रिप्रेजेंट किए, मतलब ससेप्टिबिलिटी को। तो इसका ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट होता है। मतलब इसमें क्यूरीज लॉ नहीं लगेगा, तो यहाँ पर नो क्यूरीज लॉ। क्यूरीज लॉ उसी पे लगेगा जो जिसका साई टेम्परेचर पे निर्भर होगा, जिसका साई टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करेगा, जिसका ससेप्टिबिलिटी मतलब कि बुराई करने पे डिपेंड ही, बुराई यानी टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करेगा, ठीक है, उसके बारे हम क्यूरीज लॉ का बात ही नहीं करेंगे। तो इसमें नो क्यूरीज लॉ, नो क्यूरीज लॉ, इसके लिए कोई क्यूरीज लॉ नहीं होता है, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा मटेरियल जो कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, मतलब जिसमें क्यूरीज लॉ नहीं लगता है, तो वो डायामैग्नेटिक होगा। नेक्स्ट देखना भाई पैरामैग्नेटिक का। अब पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो होता है ना, वो थोड़ा सा मतलब प्यार तो होता है ना मैग्नेटिक फील्ड से उसको, तो वैसे ही ये जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, यानी कि सुरेश, इस बार जो सुरेश है उसको एंजल प्रिया से प्यार है, और इसमें क्यूरीज लॉ 100% लगेगा, इसमें क्यूरीज लॉ 100% लगेगा, ठीक है, इसमें क्यूरीज लॉ 100% लगेगा। ये प्यार करता है भाई साहब जबरदस्त, है ना। अब कोई आया इसको जाके बोला कि देख भाई ऐसा है, इसका मतलब जो साई होता है पैरा का वो पॉजिटिव होता है ना, इसका कोई बोला कि ऐसा है भाई कि एंजल प्रिया बहुत ख़राब है, तो इसकी गर्लफ्रेंड है, तो उसको बोला ऐसा है कि एंजल प्रिया बहुत ख़राब है, तो बोलेगा ये पैरा बोलेगा अच्छा, मतलब कि सर्विस बोलेगा अच्छा ख़राब है, तो ख़राब है सोचने लगेगा उसके बारे में। मतलब अगर कोई आके उसको टेम्परेचर बढ़ा दे, उसका कोई आग लगा दे, तो आग लगाने से उसका जो साई है वो घटने लगेगा, मतलब उसका प्यार, साई का मतलब होता है प्यार। तो अगर कोई आके आग लगा दे कि एंजल प्रिया खराब है, तो उसका जो साई है वो कम होने लगेगा। लेकिन वही कोई आके अच्छा बोले नहीं एंजल प्रिया तो बहुत अच्छी है यार, तुम्हारा तो किस्मत है, तुम्हारा तो किस्मत वाला है तुम कि एंजल प्रिया तुमसे प्यार करती है, मतलब आके ठंडा कर दे, कूल कर दे, टेम्परेचर कम कर दे, तो इसका जो साई है वो बढ़ने लगेगा, मतलब प्यार बढ़ने लगेगा। मतलब ये भकलोल आदमी है, मतलब कि इसको बेइंतहा मोहब्बत नहीं, सिर्फ प्यार है, नॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड से प्यार करता है। अगर आके इसका टेम्परेचर तू बढ़ाएगा पैरामैग्नेटिक का, तो ये खराब मटेरियल बनने लगेगा। टेम्परेचर घटाएगा तो बढ़िया साई का वैल्यू बढ़ना, मतलब बढ़िया मटेरियल बनने लगेगा। यानी कि जो पैरामैग्नेटिक होता है ये, इस पे क्यूरीज लॉ लगता है, क्योंकि पैरामैग्नेटिक मटेरियल का जो साई होता है वो टेम्परेचर पे निर्भर करता है। तो इसका जो ग्राफ बनता है ना, इस तरफ अगर हम लोग साई ले लें और इस तरफ अगर हम लोग टेम्परेचर ले लें, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो मतलब कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर तू साई को बढ़ाएगा, देख अगर तू साई को बढ़ाएगा तो इसका टेम्परेचर कम होगा, अगर साई को घटा देगा, देख घटा दिया, देख साई इस तरफ बढ़ता है ना, तो साई को हम घटा दिए, तो साई को घटा दिए तो इसका टेम्परेचर भी क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। देख
साई को घटाना मतलब टेम्परेचर बढ़ाया, साई को बढ़ाया तो टेम्परेचर घटाया। समझ रहा है कि नहीं? इस तरफ टेम्परेचर ले रहे हैं, इस तरफ साई ले रहे हैं। अब तू कहेगा सर इसका साई यहाँ लिए थे, इसका ऊपर ले रहे हैं। भाई साहब इसका साई पॉजिटिव होता है इसलिए ऊपर ले रहे हैं। क्लियर है ना? इसका नेगेटिव था इसलिए नीचे। और देख इंडिपेंडेंट है ये, बट ये तो डिपेंडेंट है। मतलब इसका जो साई होता है, साफ साफ हम लिखे तो इसका जो साई मैग्नेटिक होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, और इसी को हम लोग क्यूरीज लॉ बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से एक प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं और यहाँ पर एक कांस्टेंट देते हैं सी, और इसको क्यूरीज कांस्टेंट, ये क्यूरीज लॉ होता है। मतलब पैरामैग्नेटिक मटेरियल पे क्यूरीज लॉ लगता है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका साई घट जाता है, टेम्परेचर घटाते हैं तो उसका साई बढ़ जाता है। मतलब कि इसका जो प्यार मोहब्बत है वो डिपेंड करता है कि सामने वाला इसकी गर्लफ्रेंड का तारीफ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। खुद भकलोल आदमी कुछ डिसीजन नहीं ले सकता है। चल ठीक है, तो चल ये हो गया डिस्कशन। अब तीसरा हीरो समझ रहा है ना, जो बेइंतहा मोहब्बत करता है मैग्नेटिक फील्ड से, अंधा प्यार करता है, जो एंजल प्रिया पे अंधा विश्वास करता है। अगर उसको कोई आके ये भी बोल देना फेरोमैग्नेटिक को कि अरे हम तो देखे थे एंजल प्रिया को किसी के साथ घूम रही थी, तो बोलेगा हो सकता है उसका भाई होगा, भाई साहब हो सकता है भाई होगा। अरे हम तो एंजल प्रिया को देखे थे रमेश के साथ घूम रही थी, तो भी सुरेश क्या बोलेगा? अरे मतलब जो फेरोमैग्नेटिक है बोलेगा हो सकता है उसकी भाई होगी। मतलब सबको वो भाई भाई बोल के निकल लेगा। लेकिन देखना ध्यान से, लेकिन क्या होगा ना, फेरोमैग्नेटिक अंधा प्यार करता है, लेकिन अब क्या करता है, एक दिन क्या होता है कि वो फेरोमैग्नेटिक खुद ही देख लेता है एंजल प्रिया को कि किसी के साथ एक ही प्लेट में आइसक्रीम खा रही है। अब तो वो आंख से देख लिया, तो अब तो यकीन करना ही पड़ेगा कि जो एंजल प्रिया है वो बेवफा है। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बहुत प्यार करता है एंजल प्रिया से, बहुत प्यार करता है। और उस अगर कोई नेगेटिव थॉट भी आके देता है ना उसको, मतलब कि फेरोमैग्नेटिक को, तो वो भी मानने के लिए तैयार नहीं होता कि नहीं एंजल प्रिया, मेरी एंजल प्रिया ऐसे नहीं हो सकती है, ऐसा वो बोलता है। लेकिन होता क्या है कि एक समय के बाद वो भी हार मान जाता है। मतलब जो क्यूरी है वो क्या की टेम्परेचर बढ़ाते गई फेरोमैग्नेटिक का, उसको डिस्टर्ब करते गए, खूब उसके खिलाफ भड़काई एंजल पे, खूब भड़काई। लास्ट में वो फेरोमैग्नेटिक भी हाथ जोड़ दिया कि ना भाई अब तो सही बात बोल रहा है। तो फेरोमैग्नेटिक ना एकदम अपना दिल तोड़ लेता है। और फेरोमैग्नेटिक टेम्परेचर एक्सेस होने से, एक्सेसिव समझ रहा है? एक्सेसिव मतलब टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ाने से इस पर असर नहीं पड़ता है। इसका जो साई होता है ना, फेरोमैग्नेटिक का साई बहुत ज़्यादा 1000 होता है ना, बहुत प्यार होता है इसका, 1000 होता है, बहुत प्यार होता है। लेकिन इसका भी जो साई है वो जवाब देने लगता है। जब टेम्परेचर को हम लोग बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो इसका भी साई होता है ना, वो जवाब देने लगता है। और जिस टेम्परेचर के बाद, समझना मेरा बात, जिस टेम्परेचर के बाद इसका साई जवाब देने दे, जैसे मान ले कि भाई हम इसका टेम्परेचर कर दिए 1000 केल्विन, तो हो सकता है ये फेरो का साई पे कोई असर नहीं पड़े। अब हम टेम्परेचर कर दिए 2 लाख केल्विन, तब तो जो फेरोमैग्नेटिक है वो भी बोलेगा बाप रे टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो गया, अब तो हमको बर्बाद होना ही पड़ेगा। मतलब उसके अंदर इतना आग भर गया एंजल प्रिया के खिलाफ, अब तो उसका प्यार जो अंधा प्यार है वो भी टूटने लगेगा। लेकिन इतना भी नहीं टूटता है यार, फिर भी वो आँख से देख लिया कि किसी के साथ आइसक्रीम खा रही थी, फिर भी वो फेरो से पैरा ही बना, उतना भी दिल नहीं टूटा, अभी भी वो पैरा है। सोचो, मतलब फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक बनने लगता है एक्सेसिव टेम्परेचर बढ़ाने से। और जिस टेम्परेचर के बाद फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक बनने लगता है उसी को बोलते हैं क्यूरीज टेम्परेचर। अब यहां पर देखो लिखा है अबव क्यूरीज टेम्परेचर, मतलब कि क्यूरीज टेम्परेचर के बाद क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक बनता है। तो ऑप्शन यहां पर होगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स पैरामैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक बनता है क्यूरीज टेम्परेचर के बाद। चलो हम यहां पर फॉर्मूला लिखते हैं, हम फिर से जो अभी बताए ना उसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सर क्या बोल रहे हैं, टेम्परेचर पर नहीं करता है, लेकिन एक समय के बाद करना शुरू कर देता है डिपेंड टेम्परेचर। मतलब इसका ग्राफ इतना गजब बनता है ना यार। अच्छा, इसको हम लोग बोलते हैं ना मॉडिफाइड क्यूरीज लॉ। पीछे जो पढ़ा था वो था क्यूरीज लॉ, और ये वाला है मॉडिफाइड क्यूरीज लॉ। ठीक है, मॉडिफाइड क्यूरीज लॉ, या फिर इसको हम लोग एक साइंटिस्ट था विस और क्यूरी, ये विस और क्यूरी दोनों मिलकर फिर इसके ऊपर काम किया था, तो इसलिए विस क्यूरी लॉ भी बोलते हैं इसको। ठीक है, विस एक साइंटिस्ट है जो कि बाद में बताया था फेरोमैग्नेटिक के बारे। तो इसमें क्या होता है ना, ये साई मान ले कि फेरो का, ये किसका है, साई फेरो का, और इसका साई इस तरफ बढ़ता है, इस तरफ टेम्परेचर बढ़ाते हैं। हम लोग क्या किया ना कि टेम्परेचर बढ़ाएं तो इसका साई पे कोई असर नहीं पड़ा। टेम्परेचर बढ़ाएं, इसका साई कांस्टेंट। लेकिन एक टेम्परेचर यहाँ पर ऐसा आया, जिसके बाद इसका भी साई घटने लगा, घटते जीरो नहीं हुआ, फिर पैरा बनना है ना इसको, तो पैरा बन गया। मतलब ये टेम्परेचर के बाद, ये टेम्परेचर इसको टीसी बोलते हैं, और इस टेम्परेचर को बोलते हैं क्यूरीज टेम्परेचर। तो देखना भाई, ये जो क्यूरीज टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर के बाद देखना कि ये इसका गिर रहा है, ससेप्टिबिलिटी गिरना शुरू हो गया। मतलब ये अब क्या बनने लगा, ये अब पैरा बनने लगा। पैरा का साई कम होता है ना, इसका साई यहाँ पर 1000 था, अब 1000 से गिरना शुरू किया। 1000 से गिरते हो सकता है कि ये मतलब 2-3 हो गया होगा, समझ रहा है? मतलब इसका साई बहुत ज़्यादा गिर गया। यहाँ पर इसका साई 1000 था, यहाँ गिरते इसका साई 10 हो गया हो सकता, मतलब बर्बाद हो गया बेचारा। इतना इस खिलाफ देख लिया एंजल प्रिया के, इतना खिलाफ भड़का दिया। तो इसका जो साई होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है C/T - TC। अब ये T कौन सा टेम्परेचर है,
ये टी वो टेम्परेचर है जो कि बड़ा है टीसी से, ऑब्वियसली ये जो टी टेम्परेचर टी 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 ये वाला टेम्परेचर टी है, तो जो टी होगा वो हमेशा टीसी से बड़ा होगा। समझ में नहीं आ रहा है क्या? ये जाके वीडियो देख भाई वो वाला हम बोल रहे हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। ये जो टी है इसको हम बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, तो यहाँ पर जब ये टी एकदम बढ़ गया ना, मतलब ये टीसी को भी पार कर दिया, तब इसका ससेप्टिबिलिटी जो था फेरो का वो गिर गया, और फाइनली ये फेरो किस में बदल गया? फेरो बदल गया पैरा में, मतलब अब नफरत भर गया भाई उसमें भी। देख भाई यहाँ तक वो डिपेंड नहीं कर रहा है टेम्परेचर पे, यहाँ पर वो 1000 इसका जो साई है 1000 है, लेकिन 1000 के बाद फिर ये गिरना शुरू हो गया क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एक्सेस हो गया। इतना हम परेशान कर दिए फेरो को, इतना इरिटेट कर दिया एंजल प्रिया, बेकार है बेकार है बेकार है बेकार है। लास्ट में वो भी बोला कि हाँ ठीक बोल रहा है, बेकार है, और वो फाइनली फिर क्या बन गया? पैरा बनने लगा, पैरा बन गया, लेकिन अभी भी डाई नहीं बना है भाई, अभी भी प्यार करता है उससे, ठीक है। तो खैर देख, अच्छा तो ये तो कतई नहीं होगा, फेरो मैग्नेटिक कभी भी डाई मैग्नेटिक कभी नहीं बन सकता। फेरो मैग्नेटिक में इतना प्यार है ना यार उसको मैग्नेटिक फील्ड से कि तू कितना भी उसको आग भी लगा देना उस पर, तब भी वो डाई नहीं बनेगा, पैरा ही होते होते मर जाएगा, ठीक है। अब देखना नेक्स्ट, पैरा मैग्नेटिक कभी ऐसा नहीं होता, पैरा मैग्नेटिक कभी फेरो नहीं बन सकता, नेवर। पैरा मैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स डाई मैग्नेटिक, ये भी कभी नहीं हो सकता है, सिर्फ ये ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है, एकदम भड़काने के बाद, भड़काऊ भाषण के बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। क्लियर है ना एकदम? नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ भाई, तो एक बढ़िया सवाल है, बोल रहा है कि रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ अ मटेरियल इज 0.5। एक मटेरियल है जिसका रिलेटिव परमिबिलिटी दिया हुआ है। अब रिलेटिव परमिबिलिटी के बारे में हम बता दिए हैं भाई, म्यूआर को बोलते हैं, और उसका वैल्यू कितना दिया? 0.5, ये रिलेटिव परमिबिलिटी दिया है। पूछा है आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ मटेरियल, मतलब कौन सा मटेरियल है पैरा फेरो डाई। यहाँ पर एक ऑप्शन बार मैग्नेट भी दे दिया, बार मैग्नेट तो ऐसे कभी नहीं होगा, बार मैग्नेट तो खुद मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, वो कहाँ से? वो तो मैग्नेटिज्म उसके अंदर है, इसको खून में मैग्नेटिज्म बसा है, तो उसको क्या पैरा फेरो डाई बोलना, ठीक है। तो इसको छोड़ दे भाई, इसका तो खून में मैग्नेटिज्म है, ये तो पहले से ही मैग्नेटिक मटेरियल है। पैरा डाई और फेरो ये तीनों में सोचना, ये 2014 में आया क्वेश्चन। तो इसमें म्यूआर दिया है, बोला कौन सा होगा? भाई साहब बहुत आसान है, देख भाई तेरे को बताए थे हम पहले ही थोड़ी देर पहले कि जो म्यूआर होता है डायरेक्ट भी सोच सकता था, बाकी सॉल्व करके भी थोड़ा दिमाग लगा के, मतलब साई के बारे में जिसको नॉलेज है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वो ये बना लेता। तो डायमैग्नेटिक का जो होता है ना म्यूआर, वो हमेशा 1 से छोटा होता है और 0 के बराबर भी हो सकता है, ये होता है उसके लिए, डाई के लिए। पहला ये हुआ। दूसरा देख, इधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ साफ साफ दिख रहा है। दूसरा देखना भाई, जब हम लोग बात करते हैं पैरा का, ये तो तेरे लिए डाया का लिए हो गया, ये डायमैग्नेटिक के लिए हुआ। जब हम लोग बात करते हैं पैरामैग्नेटिक के लिए, तो उसका जो म्यूआर होता है, पैरामैग्नेटिक के लिए जो म्यूआर होता है वो हमेशा 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 1 से बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? कारण है उसका, क्योंकि उसका जो साई होता है वो हमेशा 1 से बड़ा होता है, इसीलिए, ठीक है। मतलब भाई साहब देख लें, यहाँ पर हम बता देते हैं, ये किसके लिए हुआ? पैरा के लिए। उसका तीसरा देखना, ये तो ऑप्शन देखते ही पता चल रहा है भाई साहब। फेरो के लिए क्या होगा? फेरो के लिए तो म्यूआर 1000 होगा भाई साहब, खतरनाक हो जाएगा इसका, 1001 ऐसा कुछ होगा म्यूआर, बहुत बड़ा होगा मतलब म्यूआर। यहाँ बोल रहा है 0.5। अब 0.5 इसका तो होगा नहीं पैरा का, पैरा का तो हमेशा म्यूआर 1 से बड़ा है। क्यों? क्योंकि पैरा में जब तू म्यूआर निकाल रहा है तो 1 प्लस साई कर रहा है। अब इसका जो साई है, इसका साई हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसका साई जो भी तू मान ले कि पैरा का तू साई ले लिया 0.5, तो ये 1.5 हो जाएगा। मान ले तू ले लिया 0.0015, तब भी ये 1 ऐड होकर के बड़ा वैल्यू दे देगा। मतलब जो पैरा है उसके लिए म्यूआर का वैल्यू हमेशा ही बड़ा आएगा 1 से, ये कंफर्म है। लेकिन जो डायामैग्नेटिक है उसका तो म्यूआर 1 से छोटा भी आ सकता है, मतलब जैसे 0.5 जैसे दे दिया है सवाल में 0.5, ठीक है, और इसका म्यूआर 0 भी हो सकता है। तो यानी कि 0.5 बोल रहा है, तो साफ साफ यहाँ पर होगा डायामैग्नेटिक। अब जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए मेरे पास दूसरा ऑप्शन है, ये सब करने के बजाय बढ़िया ऑप्शन है दूसरा, हम बता रहे हैं। कुछ नहीं करना था इसमें भाई साहब, म्यूआर दिया तो ये म्यूआर का रिलेशन याद रखना था, म्यूआर इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई। हम तेरे को साई के बारे में बताए हैं ना, साई के बारे में बताए हैं ना हम। साई का मतलब होता है साई, व्हाट इज साई? साई ये बताता है कि कौन सा मटेरियल कितना प्यार करता है मैग्नेटिक फील्ड से। जिसका साई नेगेटिव आता है, मतलब म्यूआर डाल के जिसका साई नेगेटिव आ गया तो समझ लो वो डायमैग्नेटिक है। जिसका साई पॉजिटिव आया तो वो पैरामैग्नेटिक है। जिसका साई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बहुत बड़ा आया तो वो फेरोमैग्नेटिक है। तो यहाँ पर म्यूआर कितना दिया हुआ है? 0.5 इज इक्वल्स टू 1 प्लस साई एम। तो यहाँ से अगर हम साई एम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.5, और ये 1 को इस तरफ भेजना पड़ेगा तो -1 होगा। भाई साहब इसको इधर भेज दिए तो ये हो जाएगा -0.5। तो यानी कि जो साई आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। और साई नेगेटिव किसका होता है भाई साहब? डाया का। तो 100% यहाँ पर डाया होता, पैरा तो होता नहीं, क्योंकि पैरा का तो साई पॉजिटिव आता है और फेरो तो कभी नहीं हो सकता है। तो ये दोनों तो कभी नहीं हो सकता है। बार मैग्नेट भी क्यों नहीं हो सकता हम बता दिए भाई, वो तो खुद ही एक मटेरियल है, वो तो उसमें तो खुद का उसको खून में मैग्नेटिज्म है, तो उसमें क्या पूछेगा कि उसका नेचर कैसा है? भाई साहब साफ साफ 100% मैग्नेटिक है। ये तो ऑप्शन ऐसे टाइम पास के लिए दिया था। बाकी पैरा और फेरो तो कभी नहीं हो सकता है क्योंकि उसका तो साई नेगेटिव आता नहीं है। यहाँ पर जैसे ही हम म्यूआर को 0.5 डाले तो ये साई नेगेटिव आने लगा, तो हम समझ गए कि भाई साहब पक्का डायमैग्नेटिक हो। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक न्यूमेरिकल है बढ़िया, उसमें मतलब कि
MHB B0 ये सब के बारे में वो आइडिया देगा। तो एक बढ़िया न्यूमेरिकल है, चलो उसको हम लोग लेते हैं। फिर एक और छोटा सा क्वेश्चन है 8 नंबर, फिर हम लोग एंड करते हैं वीडियो को। ये एक न्यूमेरिकल है भाई, है ना, ये एक इकलौता न्यूमेरिकल है जो कि MHB B0 ये सारे को कनेक्ट करते हुए। और ये जो हम न्यूमेरिकल लिए हैं ये NCERT बुक से लिए हैं, है ना, NCERT बुक का एक न्यूमेरिकल है, हालांकि SL अरोड़ा में हमको मिला ये वाला, ठीक है। इसमें बोला है कि एक सोलिनॉइड है जिसमें 500 टर्न्स पर मीटर है, ठीक है। अब देखना भाई, ये 500 टर्न दिल के सब n लिख लेगा, इसको n नहीं दिया है, ये टर्न्स पर मीटर दिया है, मतलब स्मॉल n दिया है, क्योंकि स्मॉल n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना दिया हुआ है, 500, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स का यूनिट होता है ना टर्न्स पर मीटर, ठीक है। तो ये 500 दिया हुआ है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इस कैरिंग अ करंट ऑफ 3 एम्पियर, मतलब जो करंट फ्लो कर रहा है सोलिनॉइड के थ्रू, जो करंट फ्लो कर रहा है, सोलिनॉइड भाई, सोलिनॉइड ये वाला होता है ना, उई 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 उई, ये सोलिनॉइड होता है। तो सोलिनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स होता है, इसमें करंट आई फ्लो करता है अगर बैटरी का स्विच ऑन हो तो, मतलब ये स्विच अगर हम लोग यहाँ पर जो की जो भी रहेगा उस की को ऑन करते तो करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो इसमें करंट कितना दिया हुआ है, 3 एम्पियर। बोला है इट्स कोर मेड ऑफ आयरन विच हैज़ रिलेटिव परमिबिलिटी, मतलब इसका कोर कहने का मतलब ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल किसका बना हुआ है, आयरन का बना हुआ है, ठीक है। आयरन का मटेरियल बना हुआ है, आयरन के ऊपर हम लोग ये वायर को लपेटे हैं। कोर मतलब उसका जो मटेरियल बना हुआ है आयरन का है। और अगर ये इसके अंदर वैक्यूम होता, मतलब इसके कोर मतलब इसके अंदर वाला, यार ये नहीं, सॉरी, इसके अंदर वाला जो मटेरियल है उसमें आयरन है। अब आयरन जो होता है उसका तो म्यू आर खतरनाक होता है, मतलब रिलेटिव परमिबिलिटी। तो 5000 दिया है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग 1000 बता रहे थे ना, 5000 दिया है यहाँ पर, हो सकता है। अब 1000 होता है आयरन का, ये बुक में दिया है डेटा, फिर भी यहाँ पर 5000 बोल रहा था, 5000 ले लेते हैं, बड़ा ही हुआ ना रिलेटिव पर में, क्योंकि आयरन एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का तो म्यू आर बहुत हाई होता है, क्योंकि उसका साई बहुत हाई होता है, ठीक। अब ये मत बोलना कि सर यहाँ पर आप तो 1000 बताए थे, भाई साहब ये डेटा एक न्यूमेरिकल में दिया है, अब उसको तो मानना ही पड़ेगा। हो सकता है कि आयरन का 5000 होता होगा, लेकिन किताब में 1000 भी लिखा है, तो खोज क्या है सही। यहाँ पर देख नेक्स्ट डिटर, हम कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, हम क्लियर बोल रहे हैं कि बड़ा वैल्यू दिया है तो मतलब वो फेरोमैग्नेटिक का होगा। इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ डिस्कशन की, मतलब कि कैसे हुआ, ठीक है। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मतलब मैग्नेट, अब जिसको मैग्नेटिक इंटेंसिटी पता ही नहीं होगा वो छोड़ देगा भाई साहब इसको। ये न्यूमेरिकल अच्छा खासा है, ठीक है, अच्छा खासा मतलब ठीक ठाक है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहने का मतलब होता है H। अब H क्या होता है भाई, तो H के बारे में हम 2 मिनट बता देते हैं, ठीक है। ये जो डायग्राम हम बनाए हैं, इस डायग्राम से को हम हटा के सिर्फ यहाँ पर सोलिनॉइड बनाएंगे, और सोलिनॉइड जो है उसका दिखाएंगे यहाँ पर हम। देखिए सोलिनॉइड, अब ये जो सोलिनॉइड में अंदर में जो डेवलप होगा ना, इंड्यूस होगा, ये नंबर ऑफ टर्न्स है। अंदर में जो बनेगा फील्ड ना, उसको हम कहेंगे इंड्यूस्ड फील्ड, इसको BM से लिखेंगे। और अंदर में जो मैग्नेटाइजेशन होगा उसको M बोलेंगे, ठीक है। बाहर वाला जो फील्ड होगा एक्सटर्नल, उसको हम कहेंगे B0, और बाहर में जो मैग्नेटाइजेशन होगा उसको कहेंगे H। मतलब ये मटेरियल यार जो इसका है, मटेरियल के कारण जो भी होगा वो H होगा, मतलब जो भी बाहर है, होता नहीं है हालांकि फील्ड यहीं इसी रीजन में होता है, ठीक है। तो उसी को हम B0 कह रहे हैं, इसको H करिए। इसको B0 कहने का मतलब आउटसाइड में भी डेवलप होता है फील्ड, तो आउटसाइड। और ये BM का मतलब कि जो अंदर में फील्ड इंड्यूस हुआ, किसके वजह से, ये B0 की वजह से जो अंदर में फील्ड इंड्यूस होता है उसको कहते हैं BM। BM इज इंड्यूस्ड फील्ड, B0 इज एक्सटर्नल फील्ड, जिसकी वजह से BM बना है। B0, ये जो BM और B0 दोनों कंबाइन हो जाता है। कैसे कंबाइन होता है, जब यहाँ पर एक मटेरियल डालते हैं तो दोनों B0 और BM कंबाइन हो जाता है। तेरे को ये बताया भी होगा वीडियो में यार, एक B नेट फील्ड बनता है, B0 और BM दोनों ऐड होकर के, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते हैं B0 प्लस BM, तेरे को ये बताया भी होगा, ठीक है। नेट फील्ड बनता है B0 BM दोनों को ऐड करके, और ये जो BM है उसको M डिफाइन करता है, और ये जो B0 है उसको H डिफाइन करता है। BM, ये BM के बारे M क्या बताता है, M ये बताता है कि मैग्नेटाइजेशन कितना है, जो कि नेक्स्ट पूछा भी है, मैग्नेटाइजेशन, यानी ये M का भी वैल्यू पूछा है। पहले तो H पूछा है, उसके बाद M भी पूछा है, उसके बाद पूछा है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड कोर। अब यहाँ पर इनसाइड कोर को देख के तो तू BM सोच लेगा, भकलोल BM बाद में आता है, पहले तो B0 आता है ना। कोर यानी कि इसका जो अपना खुद का जुनून है, अपना खुद का जुनून इसका H है, मतलब एक्चुअली जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जो एक्चुअल बन रहा है वो तो H बना रहा है, तो यानी कि H की वजह से जो है ना B0 बनता है। जब यहाँ पर इंड्यूस्ड लिखता तब हम BM के बारे में सोचते हैं, लेकिन यहाँ तो लिखा कि कोर यानी कि जो आयरन की वजह से बन रहा है, तो ये जो B0 डेवलप कर रहा है ऑब्वियसली ये आयरन की वजह से डेवलप कर रहा है। तो यानी कि मेरे से नेक्स्ट पूछा है B0 मतलब एक्सटर्नल फील्ड, आउटसाइड फील्ड, जो कि पहले से होता है। BM बाद में आता है। BM कब आता है, जब यहाँ पर हम लोग मटेरियल डालते हैं तब, ठीक है। अब भाई साहब ये सब देखा होना चाहिए पीछे, इंडक्शन ये सब होता है, देखा होना चाहिए। अब हम उतना एक्सप्लेन नहीं करते रहेंगे, ये सब बहुत फालतू वीडियो टाइम खींचेगा। तो हम लोग H, M और B0 निकालेंगे। अगर ये सब के बारे जानना है, H के बारे, BM के बारे, B0 के बारे, तो पिछले वाला वीडियो में है वन शॉट का जो पार्ट 1 है ना, उसमें है वो, आप जाके देख सकते हैं उसको। उसमें टाइम स्टैम्प भी मेंशन किया हुआ है, टाइम स्टैम्प मेंशन किया हुआ कि किस समय पे हम ये सब के बारे में बताएं, इन टर्म्स के बारे, ठीक है। तो चल भाई, तो इसको यूज़ करेंगे हम लोग, है ना।
अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना पड़ेगा कि जो सॉलिनॉइड है उसके अंदर खाली नहीं, उसके अंदर आयरन है, जिसका वैल्यू कितना है, म्यू आर 500 है, ठीक है, 5000 है, सॉरी। तो हम लोग को पहले एच पूछा है। अब एच का सिंपल फॉर्मूला होता है एन आई। ये एच का कैसे हुआ भाई एन आई, तो उसके लिए जाके देखना पड़ेगा वीडियो, फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं जिसमें पूछा है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो एन कितना दिया हुआ है, साफ साफ 500 दिया हुआ है। करंट कितना दिया हुआ है, फ्लो करता है वो 3 एम्पियर, पूरा जो करंट फ्लो कर रहा है, तो कितना आएगा ये 1500। अब ये एच का यूनिट हम बता देते हैं। एच जो होता है उसको एन आई लिखे ना, तो एन की जगह पर हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। भाई ये एन की जगह पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, करंट का एम्पियर और लेंथ का मीटर, तो एम्पियर पर मीटर, यानी कि एम्पियर मीटर इनवर्स। थकावट हो गया यार, एम्पियर मीटर इनवर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखना सेकंड पार्ट, मैग्नेटाइजेशन, यानी कि एम पूछा है। अब ये मैग्नेटाइजेशन एम निकालने का फॉर्मूला होता है आई, इसका भी वही होता है एन आई, है ना, इसका बहुत सारा फॉर्मूला होता है। एन आई इसका भी होता है, लेकिन ये अंदर में जो करंट है वो नंबर ऑफ टर्न्स वही, अंदर में जो करंट वो तो दिया नहीं ना, आई एम दिया नहीं, तो इसको नहीं, इससे नहीं बनेगा ये। नेक्स्ट पूछा है एम का एक और फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, और एम का एक और फॉर्मूला भी होता है जो एच से रिलेट करते हुए होता है, दोनों के बीच में रिलेशन जो पैदा करता है। एम इज इक्वल्स टू साई एम एच, मतलब एक्चुअली में ऐसे होता है, जो साई का फॉर्मूला होता है एम बाई एच। ये एच और एम मतलब कि बाहर वाला और अंदर वाला दोनों को मिलाते हुए एक रिलेशन होता है, साई बराबर एम बाई एच। तो यहाँ पर अगर हम एम निकालेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे ना, तो एम का ये भी एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमको साई पता है, नहीं साई नहीं पता लेकिन निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर म्यू आर दिया है ना, तो साई निकल जाएगा ना, म्यू आर दिया है तो साई निकल जाएगा। साई निकालते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि भाई देख एच हमको पता है, एच को हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो एम निकल जाएगा। इन दोनों फॉर्मूले से तो एम नहीं निकलेगा क्योंकि भाई सब है ही नहीं गिवन, ना एम दिया ना वी दिया उसे, तो ठीक। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक बार निकालते हैं साई। तो साई निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1 माइनस म्यू आर, मतलब आई मीन म्यू आर इज इक्वल्स टू क्या होता है 1 प्लस साई। तो अगर हम यहाँ से साई निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, म्यू आर माइनस 1। अब म्यू आर कितना दिया है 5000, अरे यार तो 5000 माइनस 1 इज इक्वल्स टू साई एम। तो यहाँ से साई कितना आएगा 5000, बोलेगा सर 5000 नियरली आएगा ना यार, 5000 नियरली इक्वल टू 5000 आएगा ना भाई, अरे नियरली तो 5000 होगा ना भाई साहब। चल एक इसमें माइनस कर ले तो 4999, तेरे पास 1 करोड़ है, उसमें से कोई 1 रुपया ले ले तो क्या असर पड़ेगा, 1 करोड़ ही बोलेगा ना, कि क्या बोलेगा मेरे पास 1 करोड़ है जिसमें से 1 रुपया कम है, भकलोल। तो इसलिए साई एम को 5000 ले, डेटा कैलकुलेशन में आसान होगा। तो हम लोग यहाँ से एम निकालेंगे, साई को लिख देंगे 5000, और ये एच कितना है 1500। भाई साहब कैलकुलेशन बहुत लंबा चौड़ा है, कुछ नहीं है इसमें, 15 5 75 और ये 1 2 3 4 0 तो 10 पावर 4। अब ये जो m का यूनिट है सिमिलर h के जैसा होता है, क्योंकि m का भी फॉर्मूला एन आई होता है, h का भी एन आई होता है, तो फॉर्मूला सिमिलर है इसका भी, इसलिए इसका भी यूनिट होता है एम्पियर मीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये तेरा m का वैल्यू आ गया। अरे भाई मोबाइल का बैटरी डाउन हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो ये एम्पियर मीटर इनवर्स, दूसरा मोबाइल का हुआ भाई यहाँ तक, ठीक है। तो ये तेरा आया दूसरा, यानी कि m निकल गया। अब तीसरा क्या पूछा है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड कोर, यानी कि बी नॉट पूछा है। चल बी नॉट भी बता देते हैं। तो बी नॉट निकालने के लिए कुछ नहीं, फॉर्मूला लगाओ है ना, फॉर्मूला लगाओ और क्वेश्चन उड़ाओ, ठीक है। कहाँ गया मिटाने वाला यार इधर, बी नॉट पूछा है ना। नेक्स्ट, ठीक है, थर्ड पार्ट जल्दी करते हैं भाई इसको, है ना, खत्म। थर्ड पार्ट पूछा है, थर्ड पार्ट में पूछा है बी नॉट। अब बी नॉट का फॉर्मूला हम यहाँ पर लिखेंगे म्यू एच है सर, आप तो बी नॉट का फॉर्मूला म्यू नॉट एच बताए थे। देख भाई यहाँ पर ये म्यू मीडियम को बता रहा है, मीडियम का। देखो हम यहाँ पर इस बी नॉट को ना थोड़ा एक्सपैंड करके लिखेंगे, हालांकि ये बी नॉट का फॉर्मूला इसे कैसे हुआ जाके पीछे वीडियो देख। म्यू एम को हम लोग लिखेंगे म्यू आर इंटू म्यू नॉट इंटू एच, क्योंकि इस बार ना म्यू आर 1 नहीं है। अगर म्यू आर 1 होता तो हम बी नॉट का डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, म्यू नॉट एच, हम डायरेक्ट ये यूज़ करते हैं, बट ये नहीं यूज़ होगा इसमें, क्योंकि इस बार जो म्यू आर है, इस बार म्यू आर का कुछ ना कुछ वैल्यू है, मतलब कि जो सॉलिनॉइड है वो अंदर उसमें वैक्यूम नहीं है, उसमें कुछ मटेरियल भरा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हमको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ये वाला यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि बी नॉट इस बार जब निकालेंगे तो म्यू आर को 500 लेंगे। अब जिसका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा यार कि म्यू एम क्या होता है, म्यू एम होता है रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ मीडियम। ऐसे ये जो म्यू एम होता है उसके जगह पे ये म्यू आर 1 हो जाता है, लेकिन इस केस में नहीं है क्योंकि इस केस में आयरन डला हुआ है, इसलिए, ठीक है। ये वाला जो यूज़ करता है म्यू नॉट एच, तो वो तो सोच लेता फिर कि म्यू आर 1 है। ये म्यू नॉट एच तब यूज़ करना है जब म्यू आर का वैल्यू 1 देगा, तब म्यू नॉट एच यूज़ करना है। यहाँ म्यू आर 1 दिया है, क्या वैक्यूम है क्या उसके अंदर, सॉलिनॉइड के अंदर नहीं, आयरन भरा हुआ है उसके अंदर, तो इसलिए इस बार ये लेना उसको 500। उसके बाद फिर ये म्यू नॉट का वैल्यू होगा 4 पाई। अब जिसको म्यू नॉट का वैल्यू याद नहीं होगा कि खास सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल, म्यू नॉट का वैल्यू इतना होगा। एच कितना होगा, एच तो अभी हम लोग निकाले मेहनत से 1500। अब इसको सॉल्व कर लेना भाई, टेस्ला में आएगा आंसर, इसको सॉल्व कर टेस्ला में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चल
तो ये बी नॉट पूछा था, ठीक है। अब तेरे से अगर देख भाई बी नॉट पूछा था ना इसमें, अगर तेरे से इसमें बी एम पूछता मतलब कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, तो बी एम निकालने के लिए तो म्यू एम एच यूज़ कर लेता। म्यू एम यानी कि भाई देख रहा है सिमिलर तो है ये फॉर्मूला। म्यू एम को तो लिखा होगा म्यू आर म्यू नॉट। ये तो नहीं पूछा था ना, अगर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बोलता तब हम इस पे आते। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोल रहा है 8 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है गाइस। और अगर आप चैनल को पहली बार विजिट करें इसको सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर जाइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। कमेंट करके जरूर जाना है, ठीक। बोला कि इफ अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड किसको कहते हैं? मैग्नेटाइजिंग फील्ड हम लोग कहते हैं एच को कहते हैं, जो बाहर से फील्ड लगाते हैं ना उसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच कहते हैं, बाहर वाला फील्ड को। ऑन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज इंक्रीज, मतलब हम लोग एच को बढ़ा रहे हैं। तो एच को बढ़ा रहे हैं, इट्स परमेबिलिटी, तो परमेबिलिटी पे क्या असर पड़ेगा? एच को बढ़ाने से परमेबिलिटी का मतलब म्यू आर होता है, गलत। परमेबिलिटी म्यू आर नहीं होता है, रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर होता है। जब परमेबिलिटी लिखे तो उसका मतलब म्यू, जो अभी हम पढ़ा रहे थे, तो म्यू बराबर क्या होता है? म्यू आर इंटू म्यू नॉट, ये होता है ना। और हम लोग ये एच और म्यू को मिलाते हुए फॉर्मूला लिखते हैं ना, बी नॉट इज इक्वल्स टू म्यू एच, ये लिखते हैं ना फॉर्मूला, बी नॉट इज इक्वल्स टू म्यू एच। तो यहाँ पर कह रहा है कि एच को बढ़ाने से म्यू पे क्या असर पड़ेगा, मतलब एच को इंक्रीज करने से म्यू पे, परमिबिलिटी पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे यहाँ से कि बी नॉट बाई म्यू इज इक्वल्स टू एच होता है। तो एच को हम बढ़ा रहे हैं, एच को इंक्रीज कर रहे हैं, तो म्यू क्या होगा? एच को इंक्रीज कर लिखा ना, इंक्रीज, एच को इंक्रीज किया तो म्यू घटेगा यार, ठीक है। तो ऑन इंक्रीजिंग एच म्यू डिक्रीजेस, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा? डिक्रीज। इंक्रीज तो होगा नहीं क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। रिमेन कांस्टेंट होगा नहीं, इन्वर्सली डिपेंडेंट है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट कांस्टेंट होता है। तो एच को बढ़ाने से म्यू पे असर पड़ेगा, ठीक है। और ये फर्स्ट डिक्रीज इंक्रीज नहीं हो, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, क्लियर हो गया? क्लियर एकदम, इसमें तो कुछ नहीं था, तो छोटा मोटा सवाल पूछा था, ठीक है। मतलब म्यू और एच डिपेंडेंट होता है एक दूसरे पे। तो गाइज हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर जाइए। थैंक यू, बाय। अब रात का बज गया 11। बाय, थैंक यू, बाय।